वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और आज हम पढ़ने वाले हैं आखिरी पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, यानी कि 5 मार्कर क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का डिस्कशन होने वाला है चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि जितना भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो 5 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं या हम बोल सकते हैं सेक्शन डी के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल बेस्ड रहते हैं। लॉजिक लगाना है, सॉल्व करना है और जो भी वो पूछ रहे हैं वो सारी चीजें उनको बतानी है। तो ये सारे डिस्कशन कहाँ होने वाला है? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां मिलता है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में और बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी। तो एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करो तो न्यूमेरिकल तो है ही इंपॉर्टेंट। पता ही होगा तुमको कि कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, फिर वो भले इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम हो, मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम हो, सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे रहते हैं उसमें? लॉजिकल और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो बेस्ट तरीका है लॉजिक को टेस्ट करने का। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्या करेंगे जल्दी बताओ? वही तरीका, एक ही बार क्वेश्चन पढ़ना है, याद रखो, बार बार बोल रही हूँ मैं, और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर होता है कि जब तुम दूसरी बार क्वेश्चन पढ़ोगे, तीसरी बार क्वेश्चन पढ़ोगे तो धीरे धीरे ना क्वेश्चन का मतलब चेंज होता जाएगा। इसीलिए एक ही बार क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, कीवर्ड को करते चलना है, अंडरलाइन। अभी जब तुम सॉल्व कर रहे हो तो ये तरीका लगाओ कि जो भी वर्ड याद आ रहा है रुको, वहाँ 5 सेकेंड लो, उससे रिलेटेड जो भी याद आ रहा है फटाफट मेमोराइज करो और आगे बढ़ो। इन केस भूल रहे हो कि मैम नहीं याद आ रहा, भूल गए, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। बुक ओपन करो, कॉपी ओपन करो, नोट्स ओपन करो, वहाँ से रेफरेंस लो, सारी चीज़ें देखो, फिर आगे बढ़ो। इनिशियली थोड़ा टाइम लेगी ये प्रैक्टिस, पर एक बार अगर ये प्रैक्टिस में आ गया तो यकीन मानो एग्जाम में तुम्हें बहुत बड़ा अंतर दिखेगा अपने मार्क्स में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक है, डाइहाइब्रिड मतलब जल्दी बताओ, 2 कैरेक्टर्स एक साथ स्टडी कर रहे हैं। ठीक, हेटेरोजाइगस राउंड। अब हेटेरोजाइगस बोल दिया। देखो थोड़ी देर पहले जब हम पिछले वाली क्लास में जब हम पार्ट 3 देख रहे थे तो उन्होंने बहुत बार हेटेरोजाइगस की जगह पे हाइब्रिड वर्ड यूज किया था। दोनों सही है, याद रखो, दोनों तरीके सही है। ठीक है, तो वो बोल रहे हेटेरोजाइगस राउंड येलो सीडेड गार्डन पी। तो हेटेरोजाइगस है तो राउंड येलो सीडेड गार्डन पी है। ठीक है बाबा, तो राउंड है क्या? वापस डोमिनेंट। और रेसेसिव क्या है राउंड का? जल्दी बताओ। राउंड का रेसेसिव है व्रिंकल्ड, जो दिखाएंगे हम किससे? स्मॉल आर से। ठीक है, तो कैपिटल आर हो गया तुम्हारा क्या? राउंड, डोमिनेंट का। और सिंस हेटेरोजाइगस बोला है तो ये इस वाले पर्टिकुलर जीनोटाइप को हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? राउंड है। ठीक है, पर कैसा? हेटेरोजाइगस राउंड। एंड येलो सीडेड। अब हमें पता है येलो क्या है? डोमिनेंट। अच्छा, डोमिनेंट का रेसेसिव वाला कौन सा है? ग्रीन है। पर वापस डोमिनेंट रहता है, उसी का फर्स्ट लेटर हम अल्फाबेट कैपिटल लेटर यूज करते हैं। तो कैपिटल वाई हो गया तुम्हारा क्या? येलो। और स्मॉल वाई क्या हो गया तुम्हारा? रेसेसिव 1। पर उन्होंने क्या बोला है? हेटेरोजाइगस। तो ये हो गया, दोनों अलग अलग है, हेटेरोजाइगस राउंड, हेटेरोजाइगस येलो। बहुत बढ़िया। ठीक, अब क्या करेंगे? इसका क्रॉस लगवाएंगे किसी के साथ, देख लेते हैं। Garden pea Pisum sativum was crossed with a double recessive plant। अब तुम एक क्लू देखो कि वो पता है तुमको क्यों ये दे रहे हैं कि गार्डन पी पाइसम सटाइवम के साथ किया गया है? क्योंकि वो मान के चल रहे हैं कि तुमको पता है कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है और उसके अगेंस्ट कौन सा कैरेक्टर रेसेसिव है। ये मान के चल रहे हैं। जो 7 कैरेक्टर मेंडल ने लिए थे, अगर याद होगा, प्लांट की हाइट, फ्लावर का पोजिशन, फ्लावर का कलर, पॉड का कलर, पॉड का शेप, सीड का कलर और सीड का शेप, ये जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मेंडल ने स्टडी किए थे, उसमें तुम्हारे बुक में टेबल भी दिया है कि इनमें से कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रेसेसिव है। तो ये मान के चल रहे हैं, क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं कि तुमको ये पता है, इसीलिए हिंट के लिए उन्होंने दे दिया कि क्या है ये? पाइसम सटाइवम। ठीक, मतलब अब देखो हमें पता है कि अगर ये राउंड है तो ये है व्रिंकल्ड। ठीक है, अगर ये येलो है तो ये है ग्रीन। ठीक, चलो
was crossed with a double recessive plant. डबल रेसेसिव मतलब देखो ये ध्यान से देखो, ये कैसा है सबसे पहले बताओ, ये डबल हेटेरोजाइगस है, ये भी हेटेरोजाइगस, ये भी हेटेरोजाइगस, ठीक। अब वो बोल रहे हैं डबल रेसेसिव प्लांट, तो ये मान के चल रहे कि इनका रेसेसिव तुमको पता है, तो डबल रेसेसिव मतलब स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये हुआ सिंगल रेसेसिव, ये हुआ डबल रेसेसिव। अब मुझे बताओ वापस वही तरीका इसका फिनोटाइप क्या है, बोलोगे मैम राउंड एंड येलो, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसका फिनोटाइप क्या है, तो राउंड के जगह क्या होता है, व्रिंकल्ड होता है, तो व्रिंकल्ड हुआ, है ना, झुर्रीदार। अब व्रिंकल को क्या बोलोगे, झुर्रीदार, से क्रश तो नहीं बोल सकते, ऐसे एकदम सुकड़ा हुआ, जो एकदम ऐसे सूखे वाले मटर नहीं आते गलती से कभी फल्ली में ओपन हो जाते तो अपन फेंक देते हैं, खाते नहीं, या सब्जी वाले कैटेगरी में डाल देते हैं, तो वो क्या हुआ, व्रिंकल, ठीक है। तो वो कैसा कैरेक्टर है, रेसेसिव कैरेक्टर है, और साथ में येलो था तो ये क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा, ठीक। चलो अब मुझे बताओ, मैं आगे नहीं पढ़ रही, ठीक है, आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ रही, तो मुझे बताओ जल्दी, ये उन्होंने क्रॉस दिया है, अब वो उसका क्या पूछ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो बोलेंगे कि दोनों का पूरा क्रॉस करके कंडक्ट करके बताओ। अब आ जाएगा, बताओ इसमें सबसे टफ चीज कौन सी है, बस इनका गैमीट का फॉर्मेशन, ये तो यूं आता है तुमको, अब जल्दी बताओ नहीं पूछा है फिर भी सिर्फ हम गैमीट बनाना मैं सिखा रही हूँ, ठीक है सॉरी। अब बताओ इसके कौन से गैमीट रहेंगे, गैमीट बनाने का तरीका वापस देख लो, क्या करेंगे हम, स्मॉल आर को ढक देंगे, है ना, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, अब ये करो तो स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे क्या गैमीट्स रहेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई ओनली, ठीक, ठीक है। अब तो तुमको, अब तो बहुत ही ईजी हो गया, सिर्फ अब क्रॉस लगाना है, जीनोटाइप फिनोटाइप बता देना, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ ले, क्या पता कुछ अलग पूछ रहा हो, तो देख लेते क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। What टाइप ऑफ क्रॉस इट इज, वो पूछ रहे बताओ ये किस टाइप का क्रॉस है। एक बात बताओ मेरे को, अगर तुम ध्यान से देखोगे, ऐसा कोई भी क्रॉस जिसके साथ कराया जा रहा हो, जो क्या हो, एक रेसेसिव के साथ, डबल रेसेसिव बोलो या रेसेसिव के साथ कराया जा रहा हो, तो ये किस टाइप का क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस। याद करो, टेस्ट क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जिसमें हम पता लगा सकते कि जो अननोन ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप क्या है, डिपेंडिंग ऑन जो भी उसका ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप का रेशियो निकलेगा उस पे। पर उसके लिए जो भी तुम्हारा डोमिनेंट है, अब हमें पता है दो टाइप का डोमिनेंट होता है, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, ये तो ऑलरेडी हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है, उसका क्रॉस कराया गया रेसेसिव के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। वही उन्होंने पूछ लिया कि बताओ विच टाइप ऑफ क्रॉस इट इज, तो देखो ये क्या है, एक टेस्ट क्रॉस है। वापस सिंस दो हाइब्रिड लिए गए थे यहाँ पे, है ना, दो कैरेक्टर्स लिए गए थे, तो दो, एक कैरेक्टर है सीड का शेप, एक कैरेक्टर है सीड का कलर, इसलिए करेक्ट क्या है बोलना, टेस्ट क्रॉस भी बोल सकते हो, गलत नहीं है, पर बात वही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है, दो कैरेक्टर है तो डाई हाइब्रिड, और साथ में क्या है, एक टेस्ट क्रॉस, तो कैसा क्रॉस है ये, टेस्ट क्रॉस, ठीक। चलो अब बोलोगे मैम पर टेस्ट क्रॉस में तो हम ये पता लगाते हैं ना कि ये अननोन जीनोटाइप क्या है, यहाँ तो इन्होंने जीनोटाइप दे दिया है, हाँ बिल्कुल सही दे दिया है, उन्होंने बता दिया है कि ये जीनोटाइप है, इसका क्रॉस कराया गया इसके साथ। पर मुझे एक बात बताओ, कोई भी ऐसा क्रॉस करवा रहे हो जिसमें एक होमोजाइगस डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस हो रहा है पूरा रेसेसिव वाले के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेस्ट क्रॉस, ये तो बोलेंगे। अब तुम्हारा दिमाग फट से चलेगा, तो मैम जो हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फर्स्ट जनरेशन पढ़ते, जो पी जनरेशन, वो भी तो एक टाइप का टेस्ट क्रॉस ही हुआ, हाँ बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, एक टाइप का टेस्ट क्रॉस ही हुआ, पर वापस उसको हम टेस्ट क्रॉस की कैटेगरी में नहीं पढ़ते, है ना, वहाँ पे हम शुरू करते हैं, वहाँ पे वो कैसे बोलते, टेस्ट क्रॉस क्यों नहीं बोलते, देखो उसका भी रीज़न है, क्योंकि जब तुमने पढ़ा होगा मेंडल में, तो उन्होंने बोला होगा कि एक ट्रू ब्रीडिंग लाइन या एक प्योर लाइन को लिया गया, मतलब पूरा ही डोमिनेंट है, पूरा ही रेसेसिव है, क्रॉस कराया गया, तो फिर F1 जनरेशन हुई। पर यहाँ पे उन्होंने दे दिया कि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है और उसके साथ क्या क्रॉस कराया गया, एक रेसेसिव के साथ। हुआ क्लियर इतना? चलो, तो ये कैसा है, दो कैरेक्टर है इसलिए डाई हाइब्रिड, और सिंस एक रेसेसिव वाले के साथ क्रॉस कराया जा रहा है तो ये हो गया एक टेस्ट क्रॉस, ठीक। वर्क आउट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी, ये देखो अब ये तो एकदम सिंपल बन गया, जीनोटाइप और फिनोटाइप बताना है, तो देखो इसके साथ बस ये कॉम्बिनेशंस बताने, तो बस अब अपने पास कुछ है करना ही नहीं है, तो एक हुआ कैपिटल आर, एक वहां से लिया स्मॉल आर। अब देखो तुमको ऐसा नहीं, पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है।
तो वापस ये लिया, 4 हमारे जो गैमीट्स आए कौन कौन से, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। वापस बोल देती हूँ, देख लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अच्छा, इसका क्रॉस किसके साथ निकलेगा, जो इस तरफ से गैमीट मिलेगा, यहाँ से तो एक ही गैमीट मिल रहा है, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देख लेते कि क्या होगा। तो देखो वापस वही तरीका, भले स्मॉल हो और कैपिटल हो, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल ही लिखेंगे। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वापस कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, ओके, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसके बाद स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, अब मुझे बताओ फिनोटाइप बताना स्टार्ट करो। कुछ कॉमन तो नहीं है, नहीं, मतलब जीनोटाइप भी 1:1:1:1 के रेशियो में। ठीक, चलो मुझे बताओ इसका फिनोटाइप क्या है। राउंड येलो, ठीक है, राउंड एंड येलो। इसका बताओ राउंड एंड ग्रीन, तो राउंड एंड ग्रीन। इसका बताओ, अब जो स्मॉल आर है तो व्रिंकल्ड एंड येलो, व्रिंकल्ड एंड येलो, एंड दोनों स्मॉल है तो व्रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक हुआ क्या क्लियर इतना। अब वो क्या पूछ रहे हैं, व्हाट प्रिंसिपल ऑफ मेंडल इज इलस्ट्रेटेड थ्रू द रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस। वो पूछ रहे बताओ कौन सा क्रॉस। तो याद करो, ये मैंने बताया था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस से तुम लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझा सकते हो, डाई हाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझाया जा सकता है। तो वही पूछा उन्होंने, एकदम सिंपल है। अब इसमें तुम्हारी गलती पता है कहाँ होगी, कि तुम ये वाला क्वेश्चन गलत करके आओगे। तुम बोलोगे डाई हाइब्रिड लेके आओगे, डाई हाइब्रिड तो है बाबा, पर कैसा है, टेस्ट क्रॉस है। उसके बाद ये भी सही करके आओगे, पर यहाँ पे भी गलती के चांसेस कहाँ हैं सबसे ज्यादा। मैंने बताया ना कि तुम बस गैमीट फॉर्मेशन सही से कर दो तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और मेंडल वाला तो मैंने याद रखा है, याद रखने के लिए बोला है कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझाओगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट समझाओगे। अब तुम्हारे मन में जेन्युइन क्वेश्चन आएगा, मैम डाई हाइब्रिड क्रॉस से डोमिनेंस भी तो समझाया जा सकता है। बिल्कुल समझाया जा सकता है। सेग्रीगेशन भी तो समझाया जा सकता है। बिल्कुल समझाया जा सकता है। अगर मैं बोलूँ बताओ कौन सा ऐसा क्रॉस है मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड से जिससे सिर्फ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझाया जा सकता है, तो फिर आंसर क्या है, डाई हाइब्रिड। और वो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा देखो, अब वही चीज है कि तुम बचपन से ए फॉर एप्पल पढ़े हो, ए फॉर एरोप्लेन पढ़े हो। ठीक है, अब मैं बोलूँ ए फॉर एलियन है या नहीं, चलो ए फॉर एलियन नहीं, या कोई ऐसे बड़ा से एकदम कोई टेक्निक पूरा समझाने लगूँ कि ये जो ये है पूरा फिजिक्स का ये थ्योरम नहीं, कोई थ्योरी है, वो ए से आता है। सेम सिंपल चीज जब तुम ए फॉर एप्पल पढ़ सकते हो, तो इतना बड़ा थ्योरी क्यों पढ़ने की जरूरत है सिर्फ ए समझाने के लिए। तो वही लॉजिक है कि डाई हाइब्रिड से तीनों लॉ समझाए जा सकते हैं, बिल्कुल समझाए जा सकते हैं। पर वही है ना कि मोस्ट अप्रोप्रिएट कि सिंपल चीज से मोनो हाइब्रिड को लेके जब डोमिनेंस और सेग्रीगेशन समझाया जा सकता है, तो क्यों डाई हाइब्रिड लो। तो डाई हाइब्रिड से क्या समझाया जा सकता है, डाई हाइब्रिड ही क्यों है ये मुझे बताओ। डाई हाइब्रिड मतलब दो कैरेक्टर पढ़ रहे हो एक साथ, तो दो कैरेक्टर अलग अलग असॉर्ट हो रहे हैं, तो उससे सबसे बेस्ट तरीके से क्या समझाया जा सकता है, कौन सा लॉ समझाया जा सकता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हुआ क्लियर। तो चलो देख लेते हैं आंसर। तो ये रहा एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। उसके बाद गैमीट्स पता ही है, इस तरफ से तो एक ही आने वाला है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ से अलग अलग कॉम्बिनेशंस होंगे, यही सारे कॉम्बिनेशंस उसके साथ लगाए गए, तो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो क्या है, सेम है। देखो ये तुमको मैं हमेशा बोलती हूँ कि ये याद करके जाओ किसमें, टेस्ट क्रॉस में। याद रखना है कि अगर ऐसा कोई टेस्ट क्रॉस हो रहा है, देखो अब ये तो उन्होंने यहाँ सब कुछ ही दे दिया है, जीनोटाइप भी दे दिया है। इन केस कोई ऐसा टेस्ट क्रॉस होता जहां पे फाइंड आउट करना होता कि एक जो ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, तो क्या करते हो तुम उसको रेसेसिव वाले के साथ क्रॉस करवाते हो। ठीक है, और फिर रिजल्ट के अकॉर्डिंग बताते हो कि अगर रिजल्ट में सबके सब डोमिनेंट दिख रहे हैं, मतलब 100% रिजल्ट डोमिनेंट है या 100% रिजल्ट एक जैसा फिनोटाइप है, तो हम क्या बोलेंगे कि होमोजाइगस डोमिनेंट है। पर अगर रिजल्ट में 50-50 रेशो है, 50-50 रेशो मतलब अगर मोनो हाइब्रिड के बारे में बात कर रही हूँ, अब यहाँ पे 25-25-25-25% है। ठीक है, 1:1:1:1 क्या है, मतलब 25-25% है।
तो अगर 25-25% है या 1/4 रिजल्ट है, मतलब सब सेम चल रहा है, सबका रेशो सेम चल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि कैसा वो ऑफस्प्रिंग था, ऑफस्प्रिंग नहीं, कैसा जीनोटाइप था उसका, तो हेटेरोजाइगस डोमिनेंट था। हुआ क्लियर इतना? तो देखो भले यहाँ पे अब उन्होंने सिर्फ बोलने के लिए पूछ लिया कि फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशो बताओ, क्योंकि देखो इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है एज कंपेयर टू जो गैमीट्स का फॉर्मेशन तुमको आना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा रेशो 1:1:1:1 का, इज टू राउंड इज टू येलो टू राउंड इज टू ग्रीन टू व्रिंकल इज टू येलो टू व्रिंकल इज टू ग्रीन। और आखिरी पार्ट था कि बताओ कौन सा प्रिंसिपल ये शो कर रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हुआ क्लियर? चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो देखते हैं क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है। अब देखो, अब बोलोगे इन डॉग मैम क्या बोलना चाह रहा है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल आते हैं। तो चलो देखते हैं। इन डॉग बार्किंग ट्रेट इज डोमिनेंट ओवर साइलेंट ट्रेट। अब देखो बोलोगे मैम इस टाइप का तो कभी पढ़ा ही नहीं है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, चिंता क्यों कर रहे हो, वो खुद ही बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बार्किंग जो ट्रेट है इज डोमिनेंट ओवर साइलेंट ट्रेट, ठीक है, मतलब भौंकने वाली जो आदत है वो डोमिनेंट है डॉग्स में एज कंपेयर टू चुप रहने वाली आदत, ठीक है। तो अब अभी अपन को खुद बनाना पड़ेगा कि अगर चलो बार्किंग ट्रेट डोमिनेंट मान रहे तो कैपिटल बी मान लो डोमिनेंट और स्मॉल बी मान लो रेसेसिव, ठीक है। तो इसी तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि हमें पता है, अब इसका तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है, कहीं कुछ पढ़ा ही नहीं, पर वो पूरा ही लिटरेचर दे रहे हैं, तो अपन को खुद से सारी चीज़ें एज्यूम करके बनानी पड़ेंगी। तो अपने आंसर में जब तुम आंसर शुरू करो तो ये मेंशन करते चलना लेट बार्किंग ट्रेट विच इज डोमिनेंट बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी। तो स्मॉल बी क्या हो गया, ऑटोमेटिकली जो रेसेसिव है, जो है क्या, साइलेंट ट्रेट, ठीक। एंड इरेक्ट ईयर्स आर डोमिनेंट ओवर ड्रूपिंग ईयर। इरेक्ट ईयर्स मतलब जैसे जर्मन शेफर्ड देखा होगा तुमने, डॉग्स देखे होंगे तो ऐसे ऐसे कान खड़े नहीं रहते, तो उसको बोलते हैं हम इरेक्ट ईयर्स। और ड्रूपिंग ईयर मतलब जैसे ले लो लैब्राडोर, तो लैब्राडोर के ऐसे कान ऐसे ऐसे बंद रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ड्रूपिंग ईयर, ठीक। अब देखो पूरी अलग ही कहानी, कुत्तों के बारे में डिस्कशन हो रहा है और जेनेटिक्स पढ़ी जा रही, तो क्या हुआ, कुत्ता बिल्ली घोड़ा कुछ भी पढ़ के हम बस हमें पता होना चाहिए क्या डोमिनेंट है क्या रेसेसिव है, गैमेट्स कैसे बनाते हैं, देखो कहानी वहीं आ जाती है, गैमेट्स बनाते हुए आना चाहिए, बाकी तो पूरी कहानी सेम चलने वाली है, ठीक। चलो देख लेते। तो वो बोल रहे हैं कि अब जो दूसरा कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है, ठीक है, कौन सा कैरेक्टर है, बार्किंग वाला कैरेक्टर है, कि अगर एक कुत्ता भौंकता है तो वो उसका डोमिनेंट कैरेक्टर है, और एक कुत्ता अगर चुपचाप बैठा है साइलेंट है तो उसका रेसेसिव कैरेक्टर है, ठीक। उसके बाद मतलब तुम बोल सकते हो इन जनरल इसी चीज को अगर समझ के कि जर्मन शेफर्ड में, हस्की में वो बहुत भौंकते हैं ना, तो ये उनमें डोमिनेंट कैरेक्टर है। वहीं पग ले लो तो एकदम चुपचाप शांत बैठे रहते हैं एक कोने में, तो उनमें साइलेंट वाला या फिर रेसेसिव वाला कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक। अच्छा सिमिलरली देखो जो ईयर्स, जो इरेक्ट ईयर्स है, तो अब उसको ले लो तुम कैपिटल ई से इरेक्ट ईयर्स के लिए, क्योंकि वो क्या है, डोमिनेंट, तो उसी का स्मॉल ही क्या हो जाएगा, रेसेसिव। तो वापस वही देखो कि जो जर्मन शेफर्ड है, हस्की हुए, उनमें इरेक्ट ईयर रहते हैं, एकदम खड़े कान रहते हैं, तो वो क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर, वही बता रहे, मैं अपने मन से नहीं बोल रही, वो बता रहे, ठीक है। और ओवर ड्रूपिंग ईयर, अब ड्रूपिंग ईयर का डी नहीं ले सकते, हमें पता है जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर रहेगा उसी का हमें कैपिटल लेटर लेना है डोमिनेंट शो करने के लिए, और उसी का स्मॉल लेटर लेना है रेसेसिव शो करने के लिए, ठीक। लिख लिया, इतना हुआ क्लियर। दो कैरेक्टर के बारे में बात की जा रही है, एक कुत्ता भौंक रहा है, एक शांत है, एक उसके कान खड़े हैं और एक ऐसे झुके हुए ड्रूप किए हुए हैं, ठीक है। आगे व्हाट इज द एक्सपेक्टेड phenotypic ratio of offspring when dog heterozygous for both the trait are cross। अब देखो समझो बात को, वो बोल रहे कि आपको फिनोटाइप बताना है, ठीक है, कब, जब दोनों डॉग, ठीक है, क्योंकि लिखा है व्हेन डॉग्स, ठीक है, दो डॉग्स हैं बट ऑब्वियस क्रॉस दो लोगों के बीच में होता है, डॉग्स हेट्रोजाइगस फॉर बोथ द कैरेक्टर्स बोथ द ट्रेट्स या कैरेक्टर आर क्रॉस। अब ये लाइन को समझो, देखो तोड़ तोड़ के पढ़ रही हूं बार बार। वो बोल रहे कि तुमको ये उन्होंने एक चीज बता दी कि ये क्या है, डोमिनेंट, ये है रेसेसिव, ये हुआ एक कैरेक्टर, लिख लो चाहो तो, ये है एक कैरेक्टर और जो है कौन सा, बार्किंग वाला, ठीक है, बार्किंग वाला, ये उसका डोमिनेंट है, ये साइलेंट वाला उसका रेसेसिव है। सिमिलरली ये एक कैरेक्टर है, दूसरा कैरेक्टर है जो है ईयर से रिलेटेड, तो इरेक्ट ईयर
इरेक्ट ईयर का ये है और उसके बाद ड्रूपिंग ईयर का जो रेसेसिव है वो ये रहा। अब वो बोल रहे हैं कि तुमको, अब देखो तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि डाई हाइब्रिड तो क्रॉस लगाना है, इतना क्लियर हो गया, ठीक, क्योंकि 2 कैरेक्टर है, ठीक है, मतलब 4 लेटर्स आने वाले हैं, इतना क्लियर हो गया। एक ऑर्गेनिज्म में, मतलब एक डॉग में, क्योंकि वहां पे दोनों डॉग का क्रॉस करवा रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग व्हेन डॉग्स, इतना यहां तक समझ में आया। ऑफस्प्रिंग का पूछ रहे हैं जब डॉग्स के बीच में क्रॉस लगा रहे। अब कैसे डॉग्स के बीच में क्रॉस लगा रहे, याद रखना है 2 कैरेक्टर है तो दोनों का डाई हाइब्रिड में नेचर रहेगा, पर दोनों कैसे है, हेटेरोजाइगस फॉर बोथ द ट्रेट्स आर क्रॉस। अब हेटेरोजाइगस कैसे बनाओगे, जल्दी बताओ। तो देखो, अगर कैपिटल बी और कैपिटल ई ऐसा लिखती मैं, कैपिटल बी कैपिटल ई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मुझे एक बात बताओ। ये डोमिनेंट है पर दोनों सेम है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट बोलते हैं, करेक्ट बोलते कि नहीं, ठीक है। इसी का उल्टा स्मॉल बी स्मॉल ई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, होमोजाइगस रेसेसिव बोलते हैं दोनों के लिए, करेक्ट। पर क्या उन्होंने वर्ड होमोजाइगस यूज किया है, नहीं, उन्होंने क्या बोला है, हेटेरोजाइगस। ये देखो हेटेरोजाइगस दोनों के लिए, तो क्या करना है जल्दी बताओ, कुछ नहीं करना है, इसमें से एक कैपिटल लेना है, मतलब एक ले लिया कैपिटल बी, एक ले लिया स्मॉल बी, बन गया एक कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस बन गया। उन्होंने बोला हेटेरोजाइगस, हाँ हेटेरोजाइगस दोनों अलग अलग है, बन गया बोथ द ट्रेट्स या कैरेक्टर। तो ये तो अभी एक कैरेक्टर का बना है, दूसरे कैरेक्टर का कैपिटल ई स्मॉल ई, ये बन गया तुम्हारा हेटेरोजाइगस दोनों के लिए। पर मुझे अब ये बताओ, क्या ये एक ही ऑफस्प्रिंग का है कि दोनों का है, ये सिर्फ एक का है, क्यों, क्योंकि एक साथ 2 कैरेक्टर की स्टडी की जा रही है। देखो ये बात समझो, ये वही वैसी चीज है जैसे तुम्हारे बुक का डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना, मटर का जो सीड का शेप है और कलर है एक साथ पढ़ते थे, तो एक ऑर्गेनिज्म का हम दो डाई हाइब्रिड लगाते थे, मतलब एक साथ हम ऐसे बोलते थे राउंड और येलो। तो देखो ये एक ऑर्गेनिज्म का बोलते थे या एक पेरेंट का बोलते थे, जिसमें ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है, दोनों अलग अलग, इसलिए हेटेरोजाइगस हो गया। और जब सेल्फिंग करते थे, बात समझो, जब F1 जनरेशन में सेल्फिंग करते थे, सेल्फ पॉलिनेशन करते थे या सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते थे, तो इसी का क्रॉस वापस किसके साथ करते थे, इसी के साथ करते थे कि नहीं। अब यहां भी कुछ ऐसे ही बोला जा रहा है, बस इतना अंतर है, इन्होंने अपने नए कैरेक्टर बताए हैं, उसमें से उन्होंने बताया कि डोमिनेंट क्या है, रेसेसिव क्या है, बस वो बोल रहे हैं कि अब बताओ कि ऑफस्प्रिंग क्या बनेंगे। मतलब सीधे सीधे अगर मैं यहां बोलूं जो तुमने पढ़ रखा है कि F2 जनरेशन में उन्होंने, तुम पढ़ चुके हो है ना, इतना हटा देती हूँ, F2 जनरेशन में का ऑफस्प्रिंग वो यहाँ पे हम बोल सकते हैं रिजेंबल कर रहे हैं, ठीक है। F2 जनरेशन का पूछ रहे हैं, जब तो वो पूछते थे कि जब सेम जीनोटाइप वाले लोग जो दोनों ही हेटेरोजाइगस थे नेचर में क्रॉस करते थे, ठीक। पर यहाँ अंतर ये होता था कि ये वाले चीज हम पढ़ के गए थे, घर से पढ़ के गए थे, बुक में दी हुई थी कि सीड का शेप, सीड का कलर। F1 जनरेशन में जब सेल्फिंग हुई तो बताओ F2 में क्या रेशियो मिलेगा, कुछ याद आया, तो क्या रेशियो मिलता था फिनोटाइप का, देखो यहाँ भी वो फिनोटाइप ही पूछ रहे, फिनोटाइप का क्या रेशियो मिलता था 9:3:3:1, याद आया, ठीक। अब देख लो वापस यहाँ पे सेम लॉजिक लगा लो, वहां पे वो पूछ रहे बताओ दोनों जो डॉग्स है जिनके बीच में क्रॉस किया गया, दोनों कैसे है, हेटेरोजाइगस ही है। देखो ये हेटेरोजाइगस ही है नेचर में, और इनका ऑफस्प्रिंग मतलब बेसिकली F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो पूछा जा रहा है। तो अगर ध्यान से देखोगे कुछ और नहीं है, यही चीज है, रेशियो भी वहां पे सेम आना चाहिए जैसे यहाँ आया था 9:3:3:1 का, वहां भी वही रेशियो आएगा, पर अब हम ड्रॉ करेंगे। इतना हुआ क्या क्लियर? वापस बता रही हूँ, अगर इन केस कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो ध्यान से सुनो। देखो इन्होंने कुत्तों की नए कैरेक्टर्स बताए हैं, ठीक है, अपन ने कभी पढ़े नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में भी आते हैं, और आजकल तो CBSE बोर्ड को भी नई चुल चढ़ी है, वो भी अपनी नई इन्फॉर्मेशन देता है और बोलता है सॉल्व करो, ठीक। हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से मेंडल के गार्डन पी वाले क्रॉसेस पढ़ के गए हैं, मोनो हाइब्रिड भी पढ़ के गए, डाई हाइब्रिड भी पढ़ के गए, ठीक। अब उसको उस इंफॉर्मेशन को रखो कहीं दिमाग में और साइड में रखो। अब उन्होंने इंफॉर्मेशन दी ये वाली, कौन सी इंफॉर्मेशन दी? उन्होंने बोला कुत्तों में एक कैरेक्टर है भौंकने का, उसमें से जो भौंकता है वो डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट है इसलिए उसको मैंने कैपिटल B से दिखाया। मुझे इतना समझ में आ गया कि उसका जो रेसेसिव वाला रहेगा वो स्मॉल b से रहेगा। फिर उन्होंने आगे बताया
कि डोमिनेंट ओवर साइलेंट, तो डोमिनेंट किसके ऊपर कर रहा है, मतलब रेसेसिव वाला क्या है, साइलेंट है, ठीक। उन्होंने कुत्तों का ही दूसरा कैरेक्टर बताया, जो उन्होंने ईयर का स्ट्रक्चर बताया कि एक ईयर जिसका ऐसे इरेक्ट खड़े ऐसे ईयर रहते हैं, तो वो डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट है, इरेक्ट है, ई से स्टार्ट होता है, तो ई वाला वर्ड मैंने लिया कैपिटल, उसी का स्मॉल लेटर लूंगी रेसेसिव को शो करने, और रेसेसिव वाला है ड्रूपिंग ईयर, लिख लिया मैंने, ठीक। मुझे इतनी इंफॉर्मेशन से ये समझ में आ गया, पक्का ये डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पूछने वाले। तो जो भी मेरा जीनोटाइप बनेगा, 2 इसके आएंगे, 2 इसके आएंगे, ठीक। अगर मेरे को और बाकी कुछ भी नहीं पता, अगर मेरे को मैं सिर्फ बोल रही हूँ चलो मुझे एक ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप लिख के दिखाओ, एक कुत्ते का जीनोटाइप इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डाई हाइब्रिड क्रॉस का लिख के दिखाओ, क्या लिखोगे? देखो अब 3 पॉसिबिलिटी है, कौन सी 3 पॉसिबिलिटी? या तो कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ई कैपिटल ई, ठीक। दूसरी पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है जल्दी बताओ? कैपिटल बी, ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी है स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल ई स्मॉल ही, ठीक है। तीसरी पॉसिबिलिटी है कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई। इन जनरल पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी है, पर इन जनरल, ठीक है। जब ये रहा, ठीक है, इतना इन जनरल, ये 3 मैंने लिख दिया। अच्छा मुझे ये बताओ इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, देखो ये और ये प्योर लाइन टाइप का कुछ सीन बन रहा है, जैसे तुम पढ़ चुके हो पी जनरेशन हमेशा यहीं से शुरू होती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट। ये होमोजाइगस रेसेसिव, होमोजाइगस रेसेसिव, या सिंपल रेसेसिव बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक। अच्छा इसको क्या बोलोगे? हेटेरोजाइगस, क्योंकि दोनों अलग अलग है, और क्या है? डोमिनेंट, ठीक। याद आया? ऐसी ही सेम कहानी तुम्हारे यहाँ पे बनती थी जब तुम पढ़ते थे किसके बारे में? तुम पढ़ते थे गार्डन पी के बारे में, पढ़ते थे कि नहीं? तो वहां पे भी आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई ये क्रॉस करते थे। फिर क्रॉस करके F1 जनरेशन आती थी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और उसका क्या करते थे? सेल्फिंग करते थे या सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते थे, ठीक। उसके बाद F2 जनरेशन आती थी और उसका फिर फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1 का आता था। याद आ गया? जो मैंने बोला था साइड में रखो, ये वही इन्फॉर्मेशन है। अब बोलोगे मैम ये क्यों बता रही हूँ? क्योंकि क्वेश्चन यही पूछ रहा है। क्वेश्चन फिर से तुम्हें F2 ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइपिक रेशियो ही पूछ रहा है, जब वो बोल रहा है कि F1 का जीनोटाइप कैसे है? हेटेरोजाइगस है दोनों कैरेक्टर के लिए। अब यहाँ पे राउंड और येलो तो आएगा नहीं, यहाँ पे उन्होंने अपने कैरेक्टर बताए, तो अपने कैरेक्टर क्या है? वो बोल रहे हेटेरोजाइगस है दोनों के लिए। तो तुम्हारा बार्किंग कैपिटल बी स्मॉल बी, उसके बाद कैपिटल ई स्मॉल ई, दोनों के लिए, मतलब सेम जीनोटाइप सामने वाले का भी है, जिसको हम सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे, वो प्लांट था इसलिए पॉलिनेशन बोल देते हैं, सेल्फिंग बोलो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलो। वो बोल रहा है कि बताओ ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप बताओ, फिनोटाइप बताओ जब दोनों जो डॉग्स है या जो डॉग्स है वो हेटेरोजाइगस थे और उनका क्रॉस हो गया। मतलब सीधे सीधे वो F1 वाली कंडीशन तुमको दे रहा है और F2 तुमसे पूछ रहा है, और क्या कर रहा है? इसके अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ उन्होंने वही का वही डाई हाइब्रिड क्रॉस ही पूछा है। अब ये देखो, हम जो पढ़ चुके हैं हमको पता है कि हमारा आंसर यहाँ पे 9:3:3:1 में ही आना चाहिए, बाकी कुछ और नहीं आ सकता। बस उन्होंने ऊपर के कैरेक्टर क्या कर दिए? एक नए उठा के दे दिए, कुत्तों के कैरेक्टर दे दिए। वो कुत्ते का कैरेक्टर दे, बिल्ली का कैरेक्टर दे, हाथी का कैरेक्टर दे, पैटर्न तो भैया वही है, सेम पैटर्न से ही क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो चलो देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। अच्छा फिर से बताओ मेरे को एक चीज, मैंने बोला था इतना तुमको समझ में आ जाने के बाद सबसे बड़ा टास्क क्या होता है? जल्दी बताओ। तो बोलोगे मैम गैमीट का फॉर्मेशन, बिल्कुल सही। अब देखो गैमीट के फॉर्मेशन का तरीका, एक बार कैपिटल बी कैपिटल ई, एक बार कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल बी स्मॉल ई, सेम यहीं कहीं सेट यहाँ लगाओगे। तो कैपिटल बी कैपिटल ई कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल बी स्मॉल ई। अब क्या करना है? पनेट स्क्वायर में लगा देना है, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ सेम चल रहा है। तो चलो अब यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ओके तो एज्यूम कर रहे हैं वापस सेम पूरा स्टार्टिंग से लिख रही हूँ, इन केस कुछ मिस आउट हो गया है। तो उन्होंने बोला जो बार्किंग है वो है भैया डोमिनेंट, ठीक,
और बार्किंग का डोमिनेंट है तो मैंने कैपिटल बी ले लिया। डोमिनेंट में रेसेसिव हमेशा छोटे लेटर में दिखाते हैं, स्मॉल लेटर में दिखाते हैं, और उसका हो गया साइलेंट। ठीक उसके बाद दूसरा कैरेक्टर उन्होंने पढ़ा, उन्होंने बोला जो डोमिनेंट है कौन सा, इरेक्ट ईयर का। ठीक है, इरेक्ट ईयर का, तो कैपिटल ई मैंने ले लिया डोमिनेंट के लिए और स्मॉल ई चला गया ड्रूपिंग ईयर के लिए। ठीक, चलो फिर उन्होंने एक कंडीशन बोली कि ऑफस्प्रिंग बताओ जब क्रॉस लगा रहे हो डॉग्स के बीच में, मतलब दो इंडिविजुअल्स हैं जहां पे दोनों का जीनोटाइप, ठीक है, हेटेरोजाइगस है, ठीक है, दोनों कैरेक्टर के लिए। तो ये हुआ पहला कैरेक्टर जो है हेटेरोजाइगस, और ये हुआ दूसरा कैरेक्टर जो है हेटेरोजाइगस। यहां देखो, ये हुआ पहला कैरेक्टर जो है हेटेरोजाइगस, ये हुआ दूसरा कैरेक्टर जो है हेटेरोजाइगस। चलो अब क्या लिखोगे, यहां पे हेटेरोजाइगस है, मुझे जल्दी बताओ इसका फिनोटाइप क्या है, इसका फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप है, कैपिटल बी है मतलब बार्किंग है और इरेक्ट ईयर्स है। ठीक, सेम चीज वहां पे, ये भी बार्किंग है और क्या है, इरेक्ट ईयर है। ठीक, चलो मेरे को गैमीड्स बताओ, इसके गैमीड्स बताओ। तो गैमीड्स 4 फॉर्म में निकलेंगे, एक बार कैपिटल बी कैपिटल ई, दूसरी बार कैपिटल बी स्मॉल ई, तीसरी बार स्मॉल बी कैपिटल ई, चौथी बार स्मॉल बी स्मॉल ई। सेम गैमीड्स यहाँ भी रहेंगे, रहेंगे कि नहीं? तो क्या करेंगे हम उसको पनेट स्क्वायर में उठा के रख देंगे, रख दिए। ठीक, और बढ़ा लेती हूँ, इतना आ गया है क्लियर। तो अब मैं थोड़ा इसी को एलैबोरेट करके बना रही हूँ क्योंकि सब दिखना चाहिए। ठीक, ये हुआ एक का, सेम यहाँ पैटर्न लगेगा। ठीक, चलो अब सॉल्व करें। क्या पूछा उन्होंने, फिनोटाइप रेशियो। तो हमें पूरा ये 16 बॉक्सेस तो बनाने पड़ेंगे, उसके बाद हम फिनोटाइप लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ई कैपिटल ई। चलो यहाँ लिखते भी चलो फिनोटाइप। तो ये क्या है, बार्किंग एंड इरेक्ट। ठीक, आगे कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, अगेन बार्किंग एंड इरेक्ट। चलो अगला कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई कैपिटल ई, ये भी अभी वही चल रहा है, बार्किंग एंड इरेक्ट। ठीक, अगला कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, वापस क्या, बार्किंग एंड इरेक्ट। ठीक है, साथ साथ में मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूं, तो बार्किंग एंड इरेक्ट, क्योंकि फिनोटाइप पूछ रहे, जीनोटाइप नहीं। बार्किंग एंड इरेक्ट का तो एक फिनोटाइपिक आ गया, ये कैटेगरी आ चुकी है। चलो आगे, कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, अगेन बार्किंग एंड इरेक्ट। बढ़िया, कैपिटल बी स्मॉल ई, ये अलग आ रहा है, सर्कल बना रही हूं। बताओ क्या ये है, बार्किंग एंड ड्रूपिंग ईयर्स। ठीक है, चलो यही कैटेगरी में यहां लिख रही हूं, बार्किंग एंड ड्रूपिंग ईयर। ठीक, चलो अगला कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, वापस बार्किंग एंड इरेक्ट। अगला कैपिटल बी स्मॉल ई स्मॉल ई, ये भी अलग आ रहा है, ये क्या है बेबी, बार्किंग एंड ड्रूपिंग। ठीक, चलो आगे आते, कैपिटल बी कैपिटल ई, ये भी अभी वही चल रहा है, बार्किंग एंड इरेक्ट। अगला कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, ये क्या है, वो भी अभी वही चल रहा है, बार्किंग एंड इरेक्ट। चलो आगे आते हैं,
स्मॉल बी कैपिटल ई, देखो ये अलग हो गया, क्या है ये, अभी बार्किंग नहीं है, साइलेंट है, साइलेंट एंड इरेक्ट। चलो ये नया फिनोटाइप मिला है, तो ये लिखो साइलेंट एंड इरेक्ट, ठीक। चलो आगे, तो ये हुआ स्मॉल ई कैपिटल ई स्मॉल ई, ये भी अलग चल रहा है, ये क्या है, बार साइलेंट एंड इरेक्ट, ठीक है, ये दोनों एक जैसे चल रहे, जिन पे स्टार बना दिए मैंने। ओके, आगे आते हैं, कैपिटल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, क्या है ये, बार्किंग एंड इरेक्ट। आगे कैपिटल बी स्मॉल ई, ठीक। ओके, ये क्या है जल्दी बताओ, बार्किंग एंड ड्रूपिंग, ये अलग मिल गया। ओके, ये था बार्किंग एंड ड्रूपिंग वाला, बार्किंग एंड ड्रूपिंग, ठीक। ओके, आगे आते हैं, अब ये रहा स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई, मतलब ये क्या हुआ, साइलेंट एंड इरेक्ट, ठीक है। ये देखो, ये दो ऑलरेडी मिल चुके हैं, स्टार बना रही। आखिरी वाला क्या है, स्मॉल बी स्मॉल ई, क्या है ये, साइलेंट एंड ड्रूपिंग, एकदम अलग मिल गया। चलो, तो साइलेंट एंड ड्रूपिंग, ठीक। एक बार देख लेते हैं। ओके, हाँ, ड्रॉपिंग लिख दिया, ड्रूपिंग लिखते हैं, DROOPING। हो गया क्लियर? और यहाँ पे ठीक। चलो अब देख लो, गिन लो, अब क्या बचा, अब वो तो वही रेशो दिख रहा होगा तुमको। तो सबसे पहले है बार्किंग एंड इरेक्ट, अब काटते चलो, ठीक है, अब तुम पेंसिल से काटना, अभी मैं दिखा रही हूँ बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए, 9, ठीक है। उसके बाद ये अलग था, उसके बाद आते हैं बार्किंग एंड ड्रूपिंग। तो बार्किंग एंड ड्रूपिंग देखो यहाँ पे 1 2 और 3, तो ये आ गया 3। साइलेंट एंड इरेक्ट 1 2 3, अगेन 3, एंड आखिरी वाला इज 2 1। तो वापस वही रेशो आ रहा है। कौन सा रेशो आ रहा है, अगर ध्यान से देख सकते हो तो ये थोड़ा मैं मिटा रही हूँ, तो वापस वही रेशो आ रहा है, 9:2 3:2 3:1 वाला रेशो। देखो सेम कहानी है, बस उन्होंने क्या कर दिए, कैरेक्टर चेंज कर दिए। तो वो कैरेक्टर ये करते हैं, कैरेक्टर अपने मन से कुछ भी ला सकते हैं, तो घबराना नहीं है। बेसिकली वही बोलना चाह रहे हैं, पैटर्न वही है, एक मेंडल का। तो हमें पता है डोमिनेंट कैसे लिखना है, हमें पता है रेसेसिव कैसे लिखना है, बस सेम लॉजिक लगा और सॉल्व करो। तो चलो देख लेते हैं इसका आंसर। तो बार्किंग इरेक्ट यही हमने दिखाया था, 9:2 3:2 3:1 का रेशो, वही उन्होंने टेबल बनाई है। बहुत छोटी है टेबल, शायद ही दिख रही होगी तुम लोगों को, पर हमने वही टेबल पूरी बना के दिखाई, ठीक। तो वही किया, बार्किंग एंड इरेक्ट, साइलेंट एंड ड्रूपिंग, कैपिटल बी और स्मॉल बी, कैपिटल ई और स्मॉल ई। देखो उन्होंने ये चीज ऐसा कंसिडर की है, पर डायरेक्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला कि दोनों के लिए हेट्रोजाइगस है और दोनों डॉग्स को क्रॉस कराया गया। कहानी देखो, तुम लोग कंफ्यूज कहां से हो गए। सबसे पहले तो तुम कंफ्यूज जहां मेरे को लगता है कि हो सकते हो कि मैम इसको हम क्या कंसिडर करें, मतलब कैसे स्टार्ट करें जीनोटाइप लिखना। उन्होंने बार्किंग बोला है और बोला है ना डोमिनेंट है, तो कैपिटल बी उठा के लिख दो और उसका रेसेसिव ऑटोमेटिकली स्मॉल बी हो गया, ठीक। उसके बाद उन्होंने बोला है कि इरेक्ट ईयर्स डोमिनेंट है, तो कैपिटल ई ले लो, वो डोमिनेंट, और स्मॉल बी क्या हो गया, ड्रूपिंग ईयर्स का, ठीक। उसके ये हो सकता है जो तुम्हारा पहला डाउट है कि स्टार्ट कहाँ से करें, तो यहाँ से स्टार्ट कर लिया। फिर सेकेंड चीज जहां पे तुम कंफ्यूज हो सकते हो, उन्होंने वो लाइन बोली थी आखिरी वाली, जहां पे कि दोनों डॉग्स का क्रॉस कराया गया, ऐसा बोला था, क्रॉस कराया गया डॉग्स के बीच में, मतलब दो इंडिविजुअल तो है,
और दोनों कैरेक्टर क्योंकि डायहाइब्रिड है, कैसे, हेट्रोजाइगस है। तो यहां पे तुम कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए वर्ड्स याद रखो। हेट्रोजाइगस कैसे, कब होगा ये बताओ। कैपिटल बी रहा तो ये तो होमोजाइगस बोलेंगे, कैपिटल ई रहा तो भी होमोजाइगस बोलेंगे। हेट्रोजाइगस दोनों कैरेक्टर के लिए चाहिए, मतलब बार्किंग के लिए भी चाहिए और ईयर्स के लिए भी हेट्रोजाइगस चाहिए। तो हेट्रोजाइगस कब होगा, जब एक कैपिटल बी एक स्मॉल बी, एक कैपिटल ई और स्मॉल ई हो गया, तो ये हो गया हेट्रोजाइगस। और उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया था कि हेट्रोजाइगस है कंडीशन और वो भी दोनों कैरेक्टर के लिए, दोनों डॉग में सेम जीनोटाइप है। तो बस ये तो वही हो गया। फिर क्या करना है, अब तीसरी प्रॉब्लम जहां तुम्हारे मार्क्स कटने की संभावना है, कहां, गैमीट्स फॉर्मेशन। हो सकता है तुम लोग गैमीट्स में बनाते समय थोड़ी गड़बड़ी कर दो, मैंने भी उसका तरीका बताया। क्या करना है, एक बार एक एक लेटर को हाथ से सप्रेस करो, दूसरा देखते चलो, बनाते चलो, इजीली फटाफट बन जाएगा। बस फिर क्या करना है, आखिरी वाला ये तो एकदम इजी है, पनेट स्क्वायर लगा देना है, सॉल्व हो जाएगा। हुआ क्लियर इतना? अच्छा, ये F1 जनरेशन नहीं है, ये F2 जनरेशन है। ये अलग बात है कि इसी को एज ए F1 जनरेशन कंसिडर कर रहे हैं और क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, पर हमको पता है कोई भी कहानी शुरू कहाँ से होती है, P जनरेशन से। ठीक है, चलो तो मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंस, कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस विद वन एग्जांपल ईच। तो ये हो गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सीधे सीधे जो तुम याद करके जा रहे हो वही उठा के लिखना है, पर इनमें भी पनेट स्क्वायर ड्रॉ होंगे, इनमें भी सारे क्रॉसेस इन डिटेल एक्सप्लेन किए जाएंगे। देखो डोमिनेंस, अब जल्दी बताओ सिंपल तरीके से, डोमिनेंस किससे एक्सप्लेन कर सकते हो? तो बोलोगे मैम मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। क्यों, डायहाइब्रिड से नहीं कर सकते? उससे भी कर सकते, पर क्यों करना, जब सेम चीज, एक सिंपल चीज को लेके एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो डोमिनेंस हम किसका यूज करके एक्सप्लेन करेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। याद रखो, अगर यहाँ पे डोमिनेंस वर्ड यूज किया है या फिर उन्होंने बोला कि एक्सप्लेन करो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो भी तुम मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही लोगे एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक, अच्छा उसके बाद बताओ, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल पूछा है, तो कोडोमिनेंस में क्या बताओगे, पूरा ब्लड ग्रुप वाली कहानी बताओगे क्योंकि वो कोडोमिनेंस में आता है। अच्छा आखिरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इसमें किसका एग्जांपल दोगे, स्नैपड्रैगन का, जो रेड और व्हाइट फ्लावर मिलके नया ही कुछ बन जाता है, पिंक फ्लावर, रेड नहीं होता क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस कर पाता है। तो इस केस में सिर्फ लिखना नहीं है, पूरा का पूरा फ्लो चार्ट, डायग्राम जो भी है अपने पास सब ड्रॉ करके आना है। देखो अब उन्होंने सिर्फ बोल दिया विद वन एग्जाम्पल ईच, बहुत बार वो ये लाइन नहीं बोलेंगे, ठीक है, और मार्किंग स्कीम में इसी एग्जाम्पल और उसके फ्लो चार्ट्स या डायग्राम्स पे मार्क्स रहेंगे, और तुम अगर सिर्फ थ्योरी लिख के आ जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो याद रखना, बायो में बहुत बार वो मेंशन नहीं करते कि डायग्राम बनाने हैं, फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, एग्जाम्पल देने हैं, पर अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड तुम पढ़ चुके हो ऑलरेडी तो क्या करना है, तुमको सब कुछ ड्रॉ करके आना है। हुआ इतना क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके आंसर्स देखना। तो चलो देख लेते हैं आंसर एक एक करके। सबसे पहले क्या है, डोमिनेंस। तो जल्दी बताओ, जब भी डोमिनेंस एक्सप्लेन करना है कौन सा लॉ से हम एक्सप्लेन करेंगे, या फिर लॉ तो खुद डोमिनेंस ही है, कौन से क्रॉस से एक्सप्लेन करेंगे, ये ज्यादा करेक्ट है बोलना, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। याद रखो मोनोहाइब्रिड से हम दो लॉ समझा सकते। देखो यहाँ नहीं पूछा है पर मैं बता रही हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में ऐसे पूछते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक्सप्लेन करो। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा मैम कौन सा क्रॉस बताए, फिर कभी कभी तुम लोग अपना मतलब खुद को सेव करने के लिए सोचते हो दोनों ही क्रॉस लिख के आ जाते हैं, जो भी सही होगा मैम देख लेंगे। देखो ठीक है, वो तरीका भी ठीक है, गलत नहीं बोल रही हूँ, बट टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्रीशियस है टाइम। तो लिख लो चाहो कहीं तो, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कौन से क्रॉस को लेके एक्सप्लेन करोगे, जल्दी बताओ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऑफ लॉ और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कौन से क्रॉस को लेके एक्सप्लेन करोगे, डायहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, ये चीज एकदम क्लियर रखो। मतलब याद रखना है कि अगर कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आए या फिर कोई थ्योरेटिकल उन्होंने कुछ बोल के रखा है, पूरा लॉ दे दिया है और फिर वो बोले कि एक्सप्लेन यूजिंग अ सूटेबल एग्जांपल, तो अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया है तो तुम कौन सा यूज करोगे, डायहाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया है, मतलब फर्स्ट और सेकंड लॉ दिया है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक, क्या बोला है यहाँ पे, डोमिनेंट एक्सप्लेन करने के लिए। अब मैं एकदम लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो डोमिनेंट क्या है, एक ऐसा एलील जो दूसरा एलील आया है उसको क्या कर दे, सप्रेस कर दे। याद करो एकदम सड़ा सा तरीका मैंने बताया था, एकदम लेमन लैंग्वेज में समझाया था कि सपोज करो एक स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है, शुभम है, ठीक है, दूसरा स्टूडेंट है जिसका नाम क्या है, अशोक है। अब मैंने क्वेश्चन दोनों से पूछा,
दोनों में से दोनों आंसर दे रहे, पर जो शुभम है वो इतनी जोर से आंसर दे रहा है कि मेरे को लग रहा है कि सिर्फ शुभम ही आंसर दे रहा है। हुआ क्लियर? तो हुआ क्या, इसने अपने इतना जोर जोर से आंसर दिया कि ये भी बेचारा बोल रहा है, पर इसके सारी चीजों को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। तो एक ऐसा एलील जो क्या हो रहा है, दब रहा है, और जो जिसको दबा रहा है जो है ये, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट एलील है। ठीक है, सॉरी, उसको क्या बोलेंगे हम, डोमिनेंट एलील बोलेंगे। ठीक, अब वही पूछ रहा है कि बताओ लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। तो एक ऐसी कंडीशन आई, या एक ऐसा हम बोल सकते हैं जीनोटाइप आया, कि जिस जीनोटाइप में डोमिनेंट वाला भी एलील है, रेसेसिव वाला भी एलील है, पर जीनोटाइप का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऐसा लग रहा है सिर्फ उस इंसान के अंदर डोमिनेंट ही है। मतलब अगर और लेमन तरीके से समझाऊं, सपोज करो तुम्हारे मम्मी के ब्राउन कलर के हेयर, तुम्हारे पापा के ब्लैक कलर के हेयर है। ठीक, याद रखो जितने भी निग्रो से रिलेटेड कैरेक्टर्स होते हैं, या निग्रो ना बोल के ज्यादा करेक्ट है बोलना, कि जितने भी अफ्रीकन लोगों के कैरेक्टर्स होते हैं, हाइट, टॉल, डार्क कलर, डार्क स्किन कलर, मतलब या फिर बोल सकते हो मेलेनिन का ज्यादा डिपोजिशन, ब्लैक हेयर कलर, कर्ली हेयर कलर, बिग आईज, फिर उसके बाद ब्लैक कलर का आईज भी, तो ये सारा जो कैरेक्टर है ये कैसा है, डोमिनेंट ट्रेट है। ठीक, तो ऐसा कोई डोमिनेंट ट्रेट जो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, मैं कौन सा एग्जांपल दे रही थी, ये इतना याद रहेगा कि जितने भी ये सारी चीजें हैं ये क्या है, ये सब डोमिनेंट ट्रेट है ह्यूमन में। ठीक, अब मैं तुम्हें एग्जांपल दे रही हूँ कि सपोज करो तुम्हारी मम्मी के ब्राउन कलर के हेयर है, तुम्हारे पापा के ब्लैक कलर के हेयर है, अब तुम में ब्लैक कलर के ही हेयर दिख रहे हैं। अगर मैंने तुम्हारा जीनोटाइप लेके देखा तो उसमें मम्मी का भी ब्राउन कलर का हेयर है, पापा का भी ब्राउन कलर का हेयर है, पर दिख कौन सा रहा है, मतलब फिनोटाइप क्या दिख रहा है, सिर्फ डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि डोमिनेंट ट्रेट क्या है, यही कि एक ऐसा एलील प्रेजेंट है जो दूसरा वाला भी एलील है, मतलब जीनोटाइप में है बाबा, पर जो डोमिनेंट वाले ने दूसरे वाले को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, बोला तुम फिनोटाइप में खुद को एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो उसी को डोमिनेंस बोला है। तो चलो देखते हैं, व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट। अब देखो, अभी जो मैंने समझाया तुमको वो बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाया, ठीक है, मतलब तुम्हें समझ में आ जाए। अब तुमको वापस जल्दी बताओ, लॉ ऑफ डोमिनेंस करना है तो क्या करना है, तुमको मोनो हाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करना है। अच्छा जल्दी बताओ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलो या डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलो। मोनो हाइब्रिड मतलब, मोनो मतलब एक, हाइब्रिड मतलब क्या, एक कैरेक्टर ले रहे हो या एक ट्रेट ले रहे हो और उसका क्या कर रहे हो, मर्जर करके उसको स्टडी कर रहे हो। ठीक, अच्छा बताओ क्रॉस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि मोनो हाइब्रिड स्टार्ट कहां से होता है, जल्दी देखो यहाँ पे, ये शुरू होता है इस वाली जगह से, और इसको क्या बोलते हैं हम, पी जनरेशन या फिर पेरेंटल जनरेशन। करेक्ट, इतना हुआ क्लियर। अच्छा, तो पी जनरेशन बोलो या पेरेंटल जनरेशन बोलो, और हमेशा ये चीज याद रखनी है, कहीं अंडरलाइन करके लिख लो, हमेशा पी जनरेशन कैसी रहेगी, एक प्योर लाइन। अगर मतलब अगर उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया अलग से, तो इन जनरल हम हमेशा पी जनरेशन या पेरेंटल जनरेशन को क्या कंसिडर करेंगे, एक प्योर लाइन। अच्छा, प्योर लाइन बोलो, प्योर ब्रीड बोलो या फिर ट्रू ब्रीडिंग लाइन बोलो, सब सही, तीनों का मतलब एक ही है। अच्छा, ट्रू ब्रीडिंग लाइन बोलो या प्योर ब्रीड बोलो, इसका मतलब क्या होता है कि खानदानों से, जनरेशन से एक ही जैसा जीनोटाइप, एक ही जैसा फिनोटाइप, और एक ही जैसा जीनोटाइप, एक ही जैसा फिनोटाइप सारे मेंबर्स में कब पॉसिबल है, जब वो चीज किस कंडीशन में हो, एक होमोजाइगस कंडीशन में हो, फिर वो भले रेसेसिव हो या फिर डोमिनेंट हो। हुआ क्लियर इतना? तो हमेशा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो तुम्हारी पी जनरेशन है, यानी कि पेरेंटल जनरेशन, कहां से स्टार्ट होगी, एक प्योर लाइन से स्टार्ट होगी। प्योर लाइन का दूसरा नाम ट्रू ब्रीडिंग लाइन, एक और नाम जनरली प्योर लाइन, प्योर ब्रीड, ट्रू ब्रीडिंग लाइन, तीनों यूज करते हैं। क्या खासियत रहेगी कि प्योर लाइन या ट्रू ब्रीडिंग लाइन हम उसको बोलते हैं जो जनरेशन से कैसी चलते आ रही है, सब एक जैसे ही जीनोटाइप, एक जैसे ही फिनोटाइप। मतलब अगर मेरे को और ये मतलब रिलेट करना है, तो कोई ना कोई होगा तुम्हारे पहचान का, ऐसा कोई खानदान मिल ही जाएगा जिनके यहाँ सारे लंबे हैं, सारे ही लंबे हैं, कोई भी दूर दूर तक छोटा नहीं है। तो ये समझ जाओ कि वो जो कैरेक्टर है या वो जो ट्रेट है वो कैसा चल रहा है, उनमें डोमिनेंट में चल रहा है, बस हाइट हाइट हाइट। ऐसा मेरे नॉलेज में मेरा ही एक फ्रेंड है, तो उसके घर पे उसके दादी
हाइटेड, इतने बड़ी हाइटेड, ठीक है। उसके दादाजी हाइटेड, पापा हाइटेड, मम्मी हाइटेड, वो खुद हाइटेड, उसकी बहन हाइटेड, मतलब जितने लोगों को मैंने जाना, उसके मैं शादी में गई थी, ठीक है, उसकी शादी में सब लोग हाइटेड, मतलब पूरा का मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था मैं कोई दूसरी दुनिया से आ गई हूँ, मैं ही बॉनी घूम रही हूँ वहाँ पे, और सब हाइटेड हाइटेड। तो इससे मैं जल्दी बताओ इन जनरल क्या कंक्लूजन बना सकती हूँ भैया, प्योर लाइन चल रही है। अब प्योर लाइन ऐसे पॉसिबल नहीं है, पर हाँ ये बोल सकती हूँ कि उन सब के अंदर जो डोमिनेंट वाला एलील है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो एकदम रेसेसिव को दबा ही रहा है कि दूर दूर तक कोई भी कम हाइट वाला पैदा हो ही नहीं रहा है। हुआ क्या क्लियर? तो देखो जेनेटिक्स ना तुमको डे टू डे लाइफ में तुम देख के किसी के फैमिली ट्री को स्टडी करके भी कुछ समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा आ जाओ वापस यहाँ पे, तो मैं क्या बोल रही थी कि हमेशा जब भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट करोगे एक्सप्लेन करना, या लॉ ऑफ डोमिनेंस या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कहानी कहाँ से शुरू होती है, पी जनरेशन या फिर पेरेंटल जनरेशन, और हमेशा उसको कैसे लोगे, प्योर ब्रीड या ट्रू ब्रीड। एक और चीज याद रखो, बहुत बार न्यूमेरिकल्स मिलते हैं तो उनमें वो पी जनरेशन वो खुद क्वेश्चन में देते हैं, और बहुत बार वो हेट्रोजाइगस नेचर भी बोलते हैं या वर्ड हाइब्रिड भी बोलते हैं। तो उस केस में ये मत बोलना अरे मैम ने तो बोला था कि प्योर ब्रीड है, या फिर जो पी जनरेशन वो हमेशा ट्रू ब्रीड प्योर ब्रीड से स्टार्ट होगी, तब बोला था जब वो इन जनरल बोल रहे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करो या डाई हाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करो एकदम स्क्रैच से, कुछ भी कंडीशंस नहीं मेंशन कर रहे, मेंटेन नहीं मेंशन कर रहे हैं। पर अगर न्यूमेरिकल के फॉर्म में कोई क्वेश्चन है और उसमें वो क्वेश्चन में ही कुछ कंडीशंस मेंटेन कर रहे हैं कि तुमको पी जनरेशन को ये वाली कंडीशन लेनी है, फिर F1 को ये कंडीशन लेनी है, तो फिर तो पूरी कहानी अलग हो गई। हुआ क्या इतना क्लियर? तो देख लेते हैं वापस कहां से कहानी स्टार्ट होगी, पी जनरेशन से। बहुत बढ़िया। पी को क्या बोलते हैं, पेरेंटल जनरेशन। क्या खासियत है इसकी, ट्रू ब्रीडिंग, उसके बाद हम बोल सकते हैं प्योर ब्रीड, एक और या प्योर लाइन, तीनों वर्ड सही है। अच्छा एक मेल मान लो एक फीमेल मान लो, अब एक मैंने क्या ले लिया, अच्छा और क्या होना चाहिए, और ट्रू ब्रीडिंग ये तो सब ठीक है, और जीनोटाइपिकली क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ कैसा होना चाहिए, होमोजाइगस, ठीक है, क्या होना चाहिए, होमोजाइगस। होमो मीन सिर्फ होमो का मतलब क्या है, दोनों सेम हो, है ना, जैसे होमोसेक्सुअल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद जहां भी वर्ड होमो आता है मतलब क्या, दोनों सेम होना चाहिए। तो बायो में याद रखना वर्ड होमो मतलब से, बायो क्या, साइंस में इन जनरल, जैसे तुमने एवोल्यूशन में पढ़ा होगा होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। अब हेट्रोलोगस ऑर्गन नहीं होता, वहाँ एनालोगस ऑर्गन होता है, ये याद रखना। नहीं तो बोलोगे मैम होमो का ऑपोजिट हेट्रो हुआ, नहीं। केमिस्ट्री में तुमने होमोलोगस सोल्यूशन पढ़ा होगा, हेट्रोलोगस सोल्यूशन पढ़ा होगा, तो होमो का मतलब क्या, सेम, ठीक है। अब ऐसे याद रख सकते हो होमो यानी दोनों, ये तरीका याद रख सकते हो कि होमो मतलब सेम है, मतलब यानी दोनों मतलब सेम है, ठीक है, और हेट्रो मतलब अलग, ठीक है। तो पी जनरेशन की खासियत है कि वो प्योर ब्रीड है, ट्रू लाइन है, पर और साथ में क्या खासियत है कि वो कैसा रहेगा, होमोजाइगस, ठीक। अच्छा होमोजाइगस, अब जैसे मैं बोल रही कि ये डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट है मतलब डोमिनेंट हमेशा कैसे शो करते हैं, कैपिटल लेटर से। अब मैं यहाँ पे जो कैरेक्टर स्टडी कर रही हूँ, ये मैं स्टडी कर रही हूँ, सपोज करो हाइट का, किसका स्टडी कर रही हूँ, हाइट का स्टडी कर रही हूँ बॉस, ठीक। अब हाइट का स्टडी कर रही हूँ। अच्छा एक और चीज 2 मिनट सुन लो, बहुत बार क्या करते हैं वो बोलेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करो, बट फिर वो और एक कंडीशन मेंशन कर देंगे पता नहीं आज मैं क्यों बार बार मेंटेन बोल रही हूँ, ओके। तो एक कंडीशन मेंशन कर देंगे, वो कंडीशन ऐसे रहेगी कि एक्सप्लेन करो लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग गार्डन पी या फिर पाइसम सटाइवम का सीड का कलर, या फिर स्पॉड का शेप, या फिर फ्लावर ऑफ द कलर। तो घबराना नहीं है यहाँ पे। अब ये गलती मत करना कि हम मैम हम तो बचपन से 10th क्लास से हाइट का याद करके आ रहे तो हाइट का लिख के आएंगे, नहीं। उस केस में तुम क्या करोगे, जो तुम्हारी बुक में एक टेबल दिया है ना जिसमें 7 कैरेक्टर्स दिए कि डोमिनेंट कौन सा है, रेसेसिव कौन सा है, उसी को तुम जो भी वो क्वेश्चन में मेंशन कर रहे हैं वो लोगे और पूरा एक्सप्लेन करना स्टार्ट करोगे। इतना हुआ क्लियर? चलो देख लेते हैं तो अगर इसी को मेरे को ड्रॉ करना है, वापस ड्रॉ करना मेरे साथ सीख लो, तुमको ही फायदा रहेगा। अब देखो सपोज उन्होंने बोला हमेशा कहानी कहां से स्टार्ट होती है, जल्दी बताओ, पी जनरेशन से। तो लिख दिया भैया
पी जनरेशन, क्या खासियत है इसकी? एक प्योर लाइन है या फिर एक ट्रू ब्रीड है या प्योर ब्रीड है। और अगर जीनोटिपिकली बोलना है तो कैसी कंडीशन है? होमोजाइगस। एक अगर फीमेल है एक अगर मेल है तो दोनों के दोनों क्या है? होमोजाइगस कंडीशन में। अब यहाँ पे जो मैं कैरेक्टर पढ़ रही हूँ वो क्या है? हाइट का कैरेक्टर मैं स्टडी कर रही हूँ। तो मुझे पता है, मैं घर से याद करके गई हूँ कि हाइट में डोमिनेंट वाला है टॉल और रेसेसिव वाला है डॉर्फ। अगर हाइट की जगह पे वो बोल देते कि फ्लावर का कलर एक्सप्लेन करो तो मुझे पता है वॉयलेट वाला है डोमिनेंट, व्हाइट वाला है रेसेसिव। अगर वो बोल देते कि पॉड का कलर एक्सप्लेन करो तो मुझे पता है पॉड के कलर में ग्रीन वाला है डोमिनेंट और येलो वाला है रेसेसिव। अगर वो पूछते कि पॉड का शेप एक्सप्लेन करो तो मुझे पता है कि एकदम फ्लैट या इन्फ्लेटेड है डोमिनेंट और जो ऐसे क्रश ब्रिंकल ब्रिंकल टाइप का रहता है ना, या जो पिचका हुआ है वो है क्या? रेसेसिव। अगर वो बोलते कि सीड का शेप को लेके पूरा लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करो तो मुझे पता है सीड के शेप में जो एकदम ब्राउन है वो है मेरा डोमिनेंट और व्रिंकल्ड है मेरा रेसेसिव। अगर वो बोलते कि सीड का कलर एक्सप्लेन करो तो मुझे पता है, अब मुझे कैसे पता है? मैं पढ़ के गई हूं, मतलब मैं नहीं, तुम पढ़ के जाओगे, ठीक है? बुक में दिया हुआ है वो टेबल, तो तुमको पता है कि सॉरी, सीड के शेप में, सीड के कलर में जो येलो वाला है, ध्यान से सुनो यहाँ उल्टा है, येलो वाला है वो है डोमिनेंट और ग्रीन वाला है रेसेसिव। याद कैसे रखोगे कि ये अलग है? मार्केट में ग्रीन वाली मटर आती है सबसे ज्यादा, और मतलब हमने रेसेसिव कैरेक्टर को उगवा लिया है ऑन पर्पस, क्योंकि जो ग्रीन वाला रहता है उसके अंदर शुगर रहता है और येलो वाले के अंदर स्टार्च होता है। स्टार्च मीठा नहीं लगता, शुगर मीठा लगता है, तो फार्मर ने, ह्यूमन ने पता कर करके सिर्फ रेसेसिव वाले ही पौधे उगा लिए। ठीक, चलो, तो अब यहां कुछ भी आ जाए तुम तैयार हो, ठीक? और वो याद रखो, वो ये भी नहीं बताएंगे कि ये वाले कैरेक्टर में से कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रेसेसिव है, वो ये अज्यूम करके जा रहे हैं कि तुम याद करके जाओगे, ठीक है? तो देखो जरा, पी जनरेशन बोलो, हाइट बोलो, प्योर लाइन बोलो, तो सबसे पहले मुझे पता है दोनों क्या है? होमोजाइगस। एक लूंगी मैं क्या? डोमिनेंट। तो हाइट में डोमिनेंट क्या है? टॉल। अब जो डोमिनेंट होता है उसको मैं कैपिटल लेटर से दिखाती हूँ। सिंस ये होमोजाइगस है तो दोनों क्या रहेंगे? एक जैसे, ठीक? ओके, उसके बाद मैं क्रॉस किसके साथ कर रही हूँ? वापस एक होमोजाइगस पर, कैसा? रेसेसिव, तो स्मॉल टी स्मॉल टी। अच्छा, तो जल्दी बताओ मेरे को, फिनोटाइप इनका क्या आएगा? ये रहेगा टॉल। पी लिख रही हूँ फिनोटाइप के लिए, ठीक है? तुम शॉर्टकट मत लिखो, तुम पूरा लिखो। फिनोटाइप है टॉल, इसका फिनोटाइप क्या है? डॉर्फ है, ठीक है? जीनोटाइप जल्दी बताओ, क्या बोलोगे तुम? होमोजाइगस। मैं अभी होमो वर्ड लिख रही हूँ, ठीक है? होमोजाइगस और डोमिनेंट। डोमिनेंट वर्ड बोलना इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि डोमिनेंट हमें पता है दो कंडीशन में मिलता है, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अच्छा, इसको या तो तुम सिर्फ रेसेसिव भी लिख सकते हो, ठीक है? और अगर मैम कंफ्यूज हो रहे तो कोई बात नहीं, होमोजाइगस रेसेसिव भी लिखोगे, कोई गलत नहीं बोलेगा। पर हाँ, रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में ही होता है तो सिर्फ रेसेसिव को रेसेसिव बोलना सही है। अलग से बोलोगे कि होमोजाइगस रेसेसिव, गलत नहीं है, वापस बोल रही हूँ, कोई मार्क्स नहीं काटेगा तुम्हारे कि नहीं ये गलत लिखा है। गलत नहीं है, पर हाँ ज्यादा करेक्ट है, सिर्फ रेसेसिव लिखोगे तो भी ठीक है। पर अगर नहीं लर्न हो रहा तो बोल सकते हो, एकदम धड़ल्ले से बोलो, याद करना इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट का क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, तो बोल सकते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि कभी कभी ना, अब तुम लोग याद करके जा रहे हो कि रेसेसिव तो भैया होमोजाइगस कंडीशन में होता है, कभी कभी एंट्रेंस एग्जाम में वो कंफ्यूज करने के लिए होमोजाइगस रेसेसिव दे देते हैं, मतलब तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, ठीक? नहीं कंफ्यूज होना है। अच्छा, इसके बाद एक और स्टेप लिखनी है, जल्दी बताओ कौन सी? गैमीट। बहुत बढ़िया, ये दोनों एक जैसे तो कैपिटल टी आने वाला है, ये दोनों एक जैसे तो स्मॉल टी आने वाला है। गैमीट फ्यूज हो गए, ये 2n था, 2n का n बन गया। जल्दी बताओ, जब 2n से n बनता है तो कौन सी प्रोसेस बोलते? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि 2n से हमें n बनानी है, कौन सी प्रोसेस होगी? मुझे प्रोसेस का नाम चाहिए। एक और चीज, वो प्रोसेस कब होगी ये भी चाहिए। देखो ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा होमवर्क दे रही हूँ, और अगर इन केस भूल गए हो कि इसका आंसर हमें कहाँ मिलेगा तो मैं बता देती हूँ, इसका आंसर तुम्हें मिलेगा चैप्टर 2 में।
ठीक है, कौन सा? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। क्या क्वेश्चन पूछ रही हूँ? सबसे पहले बताओ 2n को n बनने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये तुमको मिल जाएगा चैप्टर 10 में 11th ग्रेड में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ कि ये जो 2n n बनता है तो फीमेल में स्पेसिफिक कुछ उसका नाम है और मेल में भी स्पेसिफिक उसका कुछ नाम है। मैं मेल और फीमेल बात कर रही हूँ किसके, ये किसकी मैं कैरेक्टर पढ़ रही हूँ? टॉल वाला, हाइट का पढ़ रही हूँ, पर किसका? प्लांट का। प्लांट मतलब कौन सा? मोर स्पेसिफिकली एंजियोस्पर्म का, ठीक। तो मैं पूछ रही हूँ बताओ 2n n बनता है तो फीमेल में उसको कुछ बोलते हैं, जो n है वो गैमीट है तो इसको कुछ बोलते हैं, और सेम मेल में भी उसको कुछ बोलते हैं। तो ये वाले दो भी तुमको मिल जाएंगे चैप्टर 2 12th क्लास की बुक में, ठीक। यहीं से थर्ड क्वेश्चन पूछ रही हूं, तो मुझे बताओ जब 2n को n कुछ बोलते हैं, जो मैं तुमसे बेसिकली पूछ रही हूं, तो n से n भी बनता है, तो कौन सा पार्ट है? यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन, कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। कौन सा पार्ट है मेल एंड फीमेल वाले पोर्शन में? वापस जो n का n ही रह जाता है, मतलब पहले 2n का n रहता है, फिर n का n ही बनता रहता है, ऐसा कुछ तो है, तुमने पढ़ा हुआ है। और ये कहाँ मिलेगा? ये भी मिलेगा तुम्हें चैप्टर 2 12th की बुक में। तो जरा मुझे बताओ, मैं चेक करूंगी कि कितने लोगों का सही जवाब है। देखो ये तुम्हें क्यों प्रैक्टिस करवा रही हूँ, प्लीज समझो, क्योंकि CUET हो गया, नीट हो गया, जो भी एंट्रेंस एग्जाम हो गई, ठीक है, वो क्या करेंगे अब? इनफैक्ट अब तो 12th का भी भरोसा नहीं, क्योंकि 12th बोर्ड भी सोच रहा है कि खुद का लेवल थोड़ा अपग्रेड किया जाए। तो हो सकता है कि 5th चैप्टर और 2nd चैप्टर को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया जाए। तो देखो जब यहाँ पढ़ ही रहे हो तो ये एक क्वेश्चन तुमको दिख रहा है कि कैसा बन सकता है, तो ये मेरे को जरा सॉल्व करके, पॉज कर लो वीडियो को, सॉल्व करके चैट बॉक्स या कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। तो मैं चेक करूंगी, पक्का चेक करूंगी, वही रिप्लाई करूंगी कि सही लिखा है कि नहीं। वापस से बोल देती हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस है कि चैप्टर ये 2n से n के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ये तुमने 10th में भी, 10th में नहीं, ये तुमने 11th में भी पढ़ा हुआ है, ठीक। फिर 2n से n बनता है, फीमेल में कुछ पर्टिकुलर बोलते हैं और मेल में भी पर्टिकुलर कुछ बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ होता है, लोकेशन भी बतानी है, मतलब दो चीजें बतानी है क्वेश्चन 2 में। क्वेश्चन 3 में n का n को कुछ प्रोसेस है, उसको क्या बोलते हैं। वापस मेल एंड फीमेल में भी ये बताना कि कौन सा पोर्शन n का n ही रह जाता है और फिर वो और फर्दर n का n ही चलता रहता है, ठीक है। ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेसिफिकली ये वाला क्वेश्चन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स गलत करके आते हैं, और यकीन मानो ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन जो मैं पूछ रही हूँ, इसी को जब मैं अगले क्लास में या वहीं पे जब मैं चैट बॉक्स में चेक करूंगी तो मैं एक्चुअल का क्वेश्चन वहीं टाइप करके जाऊंगी, जो लैंग्वेज वो यूज करते हैं कि n का n या वो प्रोसेस का नेम मेंशन करेंगे और फिर वो पूछेंगे कि बताओ कौन सी स्टेज में हुआ। और ये कहाँ से मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का आंसर तुमको मिलेगा चैप्टर 2 जो है तुम्हारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में से, ठीक है। चलो मैंने सोर्स भी बता दिया, अब जरा ढूंढो, मेहनत करो और मेरे को जरा आंसर बताओ, हुआ क्या क्लियर इतना? और साथ साथ में जो मैं बोलते जा रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें मार्क करते चलो, क्योंकि यकीन मानो बहुत जल्द आने वाले कौन से पेपर्स? सहोदय के पेपर्स, और हम लोग बना भी रहे हैं सहोदय के पेपर्स। जनरली जो सहोदय के पेपर ऐसे मांगे जाते हैं, मतलब बोर्ड का भी वही पैटर्न है, ऑल ओवर इंडिया सारी टीचर्स एक एक दो क्वेश्चंस जो रजिस्टर्ड हैं और जो खुद से बनाना चाहती, तो मैं भी बना रही हूँ, ऐसा नहीं है, तो एक एक दो क्वेश्चन हम लोग भेज देते हैं बोर्ड को, फिर बोर्ड को जो अच्छा लगता है उसमें से वो क्वेश्चंस उठा लेता है, ठीक। तो अगर मैं बता रही हूँ, थोड़ा तुम्हें क्लू दे रही हूँ कि कैसे दो चैप्टर को मर्ज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये एकदम फिट क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। वापस आ जाते हैं यहाँ पे, तो देख लो 2n का n हुआ, ठीक हो गया। अब वापस n और n मर्ज होंगे, क्या बनेगा यहाँ पे? जाइगोट। वो वापस कैसा पहुंच जाएगा? 2n पहुंच जाएगा, तो कैपिटल T और स्मॉल t, ठीक। जैसे ये नया लाइफ आ गया, मतलब ये कौन सी जनरेशन हो गई? F1 जनरेशन। बहुत बढ़िया, जल्दी बताओ मुझे इसका फिनोटाइप क्या है? तो बोलोगे मैम टॉल। कैसे पता चला? क्योंकि हाँ गया क्या? लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस कैपिटल टी ने स्मॉल टी को क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया, ठीक। अच्छा जीनोटाइप बताओ, इसका जीनोटाइप क्या बोल देते हैं हम? होमोजाइगस। इसका क्या बोल देते हैं? होमोजाइगस रेसेसिव बोलो या सिर्फ रेसेसिव बोलो। अब इसका क्या बोलेंगे हम? दोनों अलग अलग है, तो वर्ड हेटेरोजाइगस। बहुत बढ़िया।
और साथ में कैसा है, डोमिनेंट, क्योंकि अभी भी कैपिटल टी ने स्मॉल टी को सप्रेस कर दिया। ये तो वही चीज हो गई ना जो मैंने तुम्हें एग्जांपल बताया कि दो स्टूडेंट है, एक का नाम अशोक है, एक का नाम शुभम है, मैंने दोनों से क्वेश्चन पूछे। देखो क्यों बोल रही हूँ, तुम थोड़ा लॉजिकली सुनो, समझोगे तो ये यही फिट हो रहा है। मैं दोनों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बताओ इसका आंसर क्या है। दोनों जन अपना आंसर बोल रहे हैं, दोनों आंसर बोल रहे हैं, मतलब एक्चुअली दोनों हैं, जीनोटिपिकली दोनों प्रेजेंट है, बट जो शुभम है उसने इतनी जोर से चिल्ला चिल्ला के आंसर बोला कि बेचारे अशोक जो भी कुछ बोल रहा है उस मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है, वो खुद भी कुछ बोल रहा है, आंसर बोल रहा है, सही बोल रहा है, पर शुभम ने इतनी जोर जोर से आंसर चिल्ला चिल्ला के बोला है कि अशोक की आवाज दबी गई, तो दबी गई तो मेरे को सुनाई नहीं दिया। हुआ क्या क्लियर इतना? तो देखो, तो फिनोटाइप क्या हुआ, टॉल, जीनोटाइप क्या हुआ, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। हुआ क्लियर इतना? चलो आगे मूव करते हैं। तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट हो गया क्लियर। अब आते हैं, अब बताओ जल्दी, इसके बाद आती है इंपॉर्टेंट स्टेप, जल्दी बताओ क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ पॉलिनेशन या फिर सेल्फ पॉलिनेशन के नाम पे बहुत बार मिलेगा तुमको सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फिंग। तीनों वर्ड सही हैं, एक बुक में एक लिखा रहता है, दूसरे अच्छे रेफरेंस बुक में कुछ और मिलेगा, पर तीनों सही है, घबराना नहीं है, नहीं तो बोलोगे ये गलत लिखा हुआ है। कोई गलत नहीं लिखा है, एकदम सही लिखा हुआ है। ठीक, तो सेल्फिंग हो गई, सेल्फिंग हो गई मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी, जो ये जीनोटाइप है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। इसी के जैसे सेम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट ने क्या कर लिया, इन दोनों के बीच में क्या लगा लिया, क्रॉस लगा लिया। तो देखो मैंने पलटा दिया है ना, घबराना नहीं, तुम बोलोगे मैम कहाँ गया, तो यही है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, क्रॉस लग गया। जैसे ही क्रॉस लगा, अब बताओ मुझे कहानी शुरू होती है फिर से। ये किसका चल रहा है, F1 जनरेशन आ चुकी है, दो इंडिविजुअल है जो जीनोटिपिकली सिमिलर है, हम क्या कर रहे हैं, उनका क्रॉस लगा रहे हैं, एक मेल एक फीमेल कंसिडर कर लो। ठीक, जल्दी बताओ इसका फिनोटाइप। हमेशा ये प्रैक्टिस रखो, बार बार एक ही चीज रिपीट होगी, उसमें हानि कुछ नहीं है, तुमको याद होगा, कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे। जल्दी बताओ, फिनोटाइप तो बोलोगे मैम टॉल, इसका फिनोटाइप तो बोलोगे टॉल। अच्छा इसका जीनोटाइप बोलो, दोनों अलग अलग है, हाँ बिल्कुल, तो क्या वर्ड बोलेंगे, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। ये भी दोनों अलग अलग है, बिल्कुल, और कैपिटल टी भी है जो स्मॉल टी को सप्रेस कर रहा है, तो क्या बोलेंगे हम, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ गैमीट्स क्या प्रोड्यूस होंगे। देखो अब ये 2n है, इसका n बनना है, ठीक है, तो एक या तो कैपिटल टी आएगा या तो स्मॉल टी आएगा, सेम वहां पे सेम ही है तो सेम चलेगा, कैपिटल टी आएगा स्मॉल टी आएगा। तो अब अब तुम्हारा मेन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गैमीट्स तो तुमने बना लिए, अब हमें क्या करना है जल्दी बताओ, प्यूनेट स्क्वायर बनाना है या पनेट स्क्वायर बनाना है, जो बोलना चाहो, दोनों सही है। ठीक है, याद रखो, स्पेलिंग से याद रखो, ज्यादा करेक्ट है। अब देखो क्योंकि अलग अलग यूएस के लोग का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, इंडियन लोग का अलग होता है, सबका अलग अलग होता है, तो मेन है तुमको याद रखना। अब बताओ, अब एक जन है तो एक जन का हम जीनोटाइप क्या करेंगे, जीनोटाइप से ज्यादा करेक्ट है बोलना गैमीट्स, यहाँ लिखेंगे, तो एक आया था कैपिटल टी, एक आया था स्मॉल टी, दूसरे वाले का वापस यहाँ लिखेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब बोलोगे मैम ये सब क्यों समझा रहे हो, क्योंकि हमें क्या बताना है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो डोमिनेंस तुम चाहो तो ईमानदारी से देखा जाए तो तुम यहीं तक F1 जनरेशन तक ही बोल के कहानी खत्म कर सकते हो, बिल्कुल खत्म कर सकते हो, पर हमें फुल प्रूफ बोलना है कि डोमिनेंट हुआ तो हुआ कैसे। तो देखो सिंस कैपिटल टी और स्मॉल टी F1 जनरेशन में प्रेजेंट थे, स्मॉल टी था वो अपना एक्सप्रेशन दे नहीं पाया, क्योंकि कैपिटल टी ने उसका एक्सप्रेशन को क्या कर दिया, दबा दिया। तो ये क्या शो करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, अब मैं बोलूं कि कैसे मान लो कि स्मॉल टी था, ऐसे मानोगे कि स्मॉल टी था, क्योंकि जब वापस F1 जनरेशन के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल्फिंग की गई या सेल्फ पॉलिनेशन किया गया या सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुआ, तो जो आखिरी में F2 जनरेशन आई उसमें वो जो सप्रेस था ना स्मॉल टी, वो वापस उभर के आ गया और कुछ ऑफस्प्रिंग का फिनोटाइप वो सप्रेस वाला दिखने लगा। देखो कैसे, तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बोलोगे मैम स्मॉल टी लिखना चाहिए, नहीं, जब दोनों रहते हैं तो हम हमेशा कैपिटल टी पहले, मतलब कैपिटल वर्ड पहले लिखेंगे, लेटर पहले लिखेंगे, ठीक, और फिर आखिरी में आएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे ये क्या है, फिनोटाइप बताओ, वापस टॉल, ये क्या है फिनोटाइप टॉल, ये भी क्या है फिनोटाइप टॉल, ये क्या है डॉर्फ। तो देखो ये प्रूफ है कि F1 जनरेशन में ये था पर एक्सप्रेस नहीं हो पाया, क्योंकि डोमिनेंट वाले ने उसको क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। पर कैसे पता चला, क्योंकि F2 में वापस 25% क्या हो गया, उभर के सामने आ गया वो रेसेसिव वाला, क्योंकि रेसेसिव वाला सिर्फ तभी एक्सप्रेस होगा
जब कैसी कंडीशन में रहेगा, होमोजाइगस कंडीशन में, जो उसका क्या है, जीनोटाइप। चलो जल्दी बताओ, इसका जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस। इसका जीनोटाइप क्या है, हेटेरोजाइगस। इसका जीनोटाइप क्या है, हेटेरोजाइगस। सिर्फ हेटेरोजाइगस बोलना सही है क्या, नहीं, इसका हम पूरा बोलेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव। सिर्फ रेसेसिव बोलोगे, फिर से बोल रही हूँ तो भी सही है, क्योंकि रेसेसिव होमोजाइगस कंडीशन में ही होता है। हुआ क्या, कितना क्लियर। तो ये सारी कहानी, और अच्छा उसके इतना ही क्लियर नहीं, उसके बाद रेशियोज बताने पड़ेंगे एट द एंड। जब कोई भी चीज तुम मैथमेटिकली प्रूव कर रहे हो तो कुछ नंबर्स तो लाके दिखाने पड़ेंगे ना। तुम बोलोगे कि फिनोटाइप क्या आया, फिनोटाइप भैया टॉल इज टू डॉर्फ का क्या आ रहा है, टॉल इज टू डॉर्फ का आ रहा है 3:1। और जीनोटाइप क्या आ रहा है भैया, जीनोटाइप आ रहा है कैपिटल टी यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट इज टू। अब सिर्फ रेसेसिव बोलो या होमोजाइगस रेसेसिव बोलो, दोनों सही है, 1:2:1। तो वापस ये जो डॉर्फ आ रहा है या ये जो स्मॉल टी आ रहा है, ये प्रूफ है कि बेचारा सप्रेसिव वाला या फिर जो सप्रेस हो गया था वो था F1 जनरेशन में, बट सिंस डोमिनेंट था इसलिए उसने उसको पूरा सप्रेस कर दिया, पर वापस उभर के वो कहाँ आ गया, वापस F2 जनरेशन में आ गया। वही चीज उन्होंने वापस, देखो यही सारी चीज एक्सप्लेन की है। तो टेक्निकली देखा जाए तुम F1 जनरेशन तक भी कहानी बता सकते हो, पर वो पूरी कहानी नहीं रहेगी। फुल प्रूफ बात करनी है तो तुम्हें P जनरेशन, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, वहां तक पूरी कहानी खींच के लेके जानी पड़ेगी। तो देख लेते हैं वापस क्या लिखा है। When a cross is made between true breeding tall pea plant and true breeding dwarf pea plant, all the plants in F1 generation are tall. This shows that tall character is dominant over dwarf। मैंने कहा था ना F1 जनरेशन तक भी डोमिनेंस को बताया जा सकता है, पर वही है कि अगर वापस प्रूफ करना है, फुल प्रूफ बात करनी है, तो क्या करोगे, पूरा F2 तक लेके जाओगे और बोलोगे। अब कोई ना कोई तो बोलेगा ना कि मैम फिर F1 में टॉल ही आ रहा है, तो हो सकता है कि सप्रेस वाला या जो रेसेसिव वाला हो ही ना था, इसलिए F2 जनरेशन में फिर से आ गया वो, ठीक है, जब दोनों तरफ से उसको रेसेसिव वाला एलील मिला। हुआ क्या, इतना क्लियर। चलो आगे मूव करते हैं। अगला वाला क्या था, सेकेंड पार्ट इसका, कोडोमिनेंस एक्सप्लेन करो। तो जल्दी बताओ कोडोमिनेंस का बेस्ट एग्जांपल क्या है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप। कोडोमिनेंस मतलब क्या होता है, साथ मिलके आओ अपने एक्सप्रेशन दे। अब बोलोगे मैम इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी तो ऐसे से हुआ। देखो समझो बात को कि जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसमें दोनों एलील ये नहीं बोल रहे कि चलो तुम भी अपना एक्सप्रेशन दो मैं भी अपना एक्सप्रेशन दे, तो बोल नहीं रहा ऐसे। डोमिनेंट वाला पूरा दबाने की कोशिश कर रहा है सप्रेसिव को, पर बेचारा सप्रेसिव दब नहीं पा रहा है या ये दबा नहीं पा रहा है। मतलब वही एक सड़ा सा वापस वही वाला एग्जांपल ले लो। दो स्टूडेंट्स है, ठीक है, एक का नाम शुभम एक का नाम अशोक, ठीक। अब दोनों को मैंने एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब मैं पहले एक एक करके सारे कंडीशन लेके आऊंगी, डोमिनेंस भी लेके आऊंगी, कोडोमिनेंस भी और इनकम्प्लीट भी। देखो दोनों को, ये शुभम है ये अशोक है, ठीक है, दोनों को मैंने क्वेश्चन पूछा, चलो जल्दी आंसर बताओ। दोनों आंसर दे रहे हैं, देखो दोनों आंसर दे रहे हैं, पर अशोक इतनी जोर जोर से बोल रहा है कि शुभम भी आंसर दे रहा है, पर मेरे को आंसर सुनाई दे ही नहीं रहा है। तो ये क्या हुआ, ये किसका एग्जाम्पल हुआ, डोमिनेंस का, ठीक। चलो दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। यहाँ वाला को डोमिनेंस पढ़ रहे हैं, मैं इनकम्प्लीट समझा रही हूँ, ठीक है। वापस मैंने शुभम और अशोक को दोनों को क्वेश्चन पूछा कि भैया ये कुछ क्वेश्चन पूछा, आंसर बताओ। अब देखो अभी भी दोनों आंसर दे रहे हैं, पर हुआ ये कि ये जोर से बोलता फिर ये और जोर से बोलता, ये जोर से बोलता फिर ये और जोर से बोलता। दोनों का रिजल्ट ये हुआ, दोनों इतने जोर जोर से बोल रहे हैं कि मुझे दोनों के आंसर सुनाई दे रहे। समझ में आ रहा है, मुझे दोनों के आंसर सुनाई दे रहे। ये भी एक्सप्रेस कर रहा है खुद को, ये भी एक्सप्रेस कर रहा है। पर पहली वाले केस में क्या हुआ था, इसकी आवाज हाँ मैम मैं आंसर दे रहा हूँ ऐसी थी, और इसकी आवाज हाँ मैम मैं आंसर दे रहा हूँ ऐसा था। अब सेकेंड वाले केस में जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, दोनों बोलते जा रहे, मेरे को दोनों की आवाज सुनाई दे रही है। देखो रिजल्ट ये हो रहा है कि मुझे दोनों के आंसर सुनाई दे रहे। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्यों, क्योंकि अशोक ने इतने जोर से नहीं बोला कि मुझे शुभम की आवाज सुनाई ना दे, मुझे दोनों की आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है। कोडोमिनेंस, वापस वही वाला एग्जाम्पल लेके वापस मैंने क्वेश्चन पूछा, चलो आंसर बताओ दोनों जन, क्या जवाब है इन दोनों का।
अब अशोक ने शुभम को बोला भाई थोड़ा तू आंसर बोल दे, शुभम ने बोला भाई थोड़ा तू आंसर बोल दे, मिल बांट के आंसर दे देते। तो देखो रिजल्ट अगर देखोगे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में भी मुझे दोनों के आंसर सुनाई दे रहे और को डोमिनेंस में भी मुझे दोनों के आंसर सुनाई दे रहे हैं, पर दोनों के पीछे का लॉजिक अलग है। को डोमिनेंस में शुभम ने अशोक को बोला कि भाई तू भी आंसर दे, अशोक ने शुभम को बोला भाई तू भी आंसर दे, तो दोनों मिल बांट के भाई भाई कर रहे हैं, ठीक है, मेरे को आंसर सुनाई दे रहा है। इसके पहले जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था उसमें दोनों चिल्लाते जा रहे हैं, रिजल्ट ये हो रहा है मुझे अभी भी दोनों के आंसर सुनाई दे रहे हैं, पर दोनों का लॉजिक या पैटर्न अलग अलग है। हुआ क्लियर? तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? को डोमिनेंस, मतलब थोड़ा तुम बोलो थोड़ा मैं बोलूं, नहीं लव स्टोरी नहीं बोलेंगे, गजल नहीं गाएंगे, थोड़ा एक्सप्रेशन करेंगे, मतलब फिनोटाइप एक्सप्रेस करेंगे। ठीक, तो चलो पढ़ते हैं कि को डोमिनेंस क्या है। तो को डोमिनेंस का एग्जाम्पल क्या है? तुम्हारा ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, अच्छा तो ब्लड ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी बताओ ब्लड ग्रुप कैसे पता चला कि ब्लड ग्रुप होगा? तो हमें पता है कि RBC के ऊपर कुछ शुगर्स के एक्सटेंशन होते हैं, इन्हीं एक्सटेंशन को हम एंटीजन जैसा भी कंसिडर कर सकते हैं। हर एंटीजन शेप स्पेसिफिक होता है। अगर मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ ना तो बोलोगे मैम इसी टाइप का रहता है क्या? नहीं, अगर सपोज करो इस टाइप का एंटीजन हुआ तो हम बोलेंगे कि चलो ये A ब्लड ग्रुप है। ठीक है, अगर दूसरी RBC है उसमें SS है और सपोज करो ऐसा एंटीजन है, तो मैंने बोला चलो भैया ये कौन सा RBC हुई, कौन से ब्लड ग्रुप की? B RBC है। ठीक है, B RBC नहीं, ब्लड ग्रुप B है। ठीक है, ठीक है, अच्छा अगर एक RBC है जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो मैं क्या बोलूंगी? O ब्लड ग्रुप है। ठीक है, और अब बोलोगे मैम अगर एक RBC के ऊपर दोनों आ गए तो, अरे दोनों आ गए तो क्या बोलेंगे? A और B। तो यही तो एग्जाम्पल है को डोमिनेंस का। थोड़ा तुम बोलो थोड़ा मैं बोलूं, दोनों मिलके एक्सप्रेशन देते हैं और बन गया AB ब्लड ग्रुप। ठीक, अब बोलोगे पर मैम फिर पूरा क्यों एक्सप्लेन करना पड़ता है? क्योंकि देखा जाए टेक्निकली तो सारी ही चीजें को डोमिनेंस से ही एक्सप्लेन तो नहीं बोलेंगे, एक्सप्रेस होती है। ठीक है, तो चलो देखो जरा ये चार्ट। अच्छा एक और चीज समझो, जो ये ब्लड ग्रुप है ये एक जीन के थ्रू कंट्रोल होता है। जीन के थ्रू कंट्रोल होता है मतलब ये जो मैंने अभी तुम्हें सर्कल बनाए, सर्कल नहीं RBC बनाई, उसके ऊपर जो शुगर्स बनाए, देखो एट द एंड ऐसे समझो हमारी बॉडी में हर चीज किसकी बनी है? प्रोटीन की ही बनी हुई है। ठीक है, अब प्रोटीन किससे बना है? प्रोटीन एक पॉलीमर है। किससे बना है प्रोटीन? एक मोनोमर से। मोनोमर क्या है? अमाइनो एसिड। अच्छा, अमाइनो एसिड कौन सी चेन में किस सीक्वेंस में अरेंज होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन या प्रोटीन बनने की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे है? हमारे DNA के अंदर। DNA के अंदर क्या हर जगह प्रेजेंट है? नहीं, एक स्पेसिफिक जगह पे प्रेजेंट है जो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। तो उस स्पेसिफिक जगह को ही हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो जो हमारा ब्लड ग्रुप कंट्रोल कर रहा है वो टोटल जो जीन है उस जीन का नेम है I, और उसके हमारे पास 3 एलील्स प्रेजेंट है। एलील्स मतलब उसके पास वेराइटी या ऑल्टरनेटिव्स, ज्यादा करेक्ट है बोलना, ऑल्टरनेटिव प्रेजेंट है ना। जैसे मैं हमेशा जो स्टैंडर्ड एग्जांपल देती हूँ, बालों का कलर। क्या हुआ बालों का कलर? एक हुआ कैरेक्टर और ब्लैक कलर के बाल, उसके बाद ब्लॉन्ड कलर के बाल, रेड कलर के बाल, ब्राउन कलर के बाल, ये सब क्या हुआ? इसके अलग अलग वेराइटी या फिर अलग अलग अल्टरनेटिव्स। तो अल्टरनेटिव्स को बोलने का तरीका क्या है? एलील्स। ठीक, वैसे ही मैंने बोला कि I जीन है, I जीन जो कंट्रोल करता है ब्लड ग्रुप। अब इसके कितने एलील्स है अपने पास? 3 एलील्स है। कौन कौन से? IA, IB और तीसरा कौन सा? कुछ नहीं मतलब कुछ बुक्स में इसको IO भी लिखते हैं और बहुत बार इसकी जगह पे स्मॉल I भी लिखा हुआ होता है। दोनों सही है, दोनों एक ही बात बोलना चाह रहे हैं। हुआ क्लियर? वापस जो ब्लड ग्रुप है वो एक्सप्रेस होगा और वो कैसे डिसाइड होगा कि मम्मी के साइड से क्या मिल रहा है और पापा की साइड से क्या मिल रहा है। मतलब जब वो दोनों कॉपी में रहेगा उस अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। जैसे अभी मैंने एकदम सीधा सा एग्जाम्पल बताया कि अगर एक RBC है उसके ऊपर आ गया A वाला और दूसरे वाले पे आ गया B वाला, तो हम बोल गए AB ब्लड ग्रुप हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों को बनाने के लिए इस सेल के अंदर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं क्योंकि न्यूक्लियस तो इन्यूक्लिएटेड होती है, पर जहां RBC बन रही थी तो RBC कहाँ बन रही थी? हमारे बोन मैरो में। तो बोन मैरो के जो सेल्स है सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है वही DNA पूरी बॉडी में भी प्रेजेंट है, पर हर
चीज का एक्सप्रेशन उस पर्टिकुलर जगह ही होता है ना। तो वहां पे जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जब देखा गया तो मम्मी से ए वाला जीन मिला, कौन सा, आई ए वाला जीन मिला, और पापा से आई बी वाला जीन मिला। देखा जाए तो जीन आई ही मिला है, पर इसका आई ए वाला एलील मिला मम्मी की तरफ से और आई बी वाला एलील मिला। जब दोनों जीन्स आ गए उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया, और एक्सप्रेस करने के बाद जो आरबीसी बनी उसके ऊपर ए वाला भी एंटीजन था और बी वाला भी एंटीजन था। लो, हो गया इस बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी। ठीक, अगर सपोज करो मम्मी से एंटीजन मिला कुछ नहीं और पापा से भी, मतलब हम बोल सकते हैं ये वाला आई ओ या स्मॉल आई, मतलब मम्मी से जीन मिला कि कोई एंटीजन नहीं बनेगा और पापा से भी जीन मिला कि कोई एंटीजन नहीं बनेगा। तो जब कोई एंटीजन नहीं बनेगा, कोई एंटीजन नहीं बनेगा, तो बेसिकली आई ओ या स्मॉल आई, तो बन गया ब्लड ग्रुप ओ। ठीक, अब तुम्हारा जेन्युइन डाउट आ जाएगा मैम अगर एक से आई ए मिला और एक से कोई एंटीजन नहीं बनेगा, जीन मिला, तो फिर क्या एक्सप्रेस होगा? तो देखो ये जो टेबल है वो वही दिखा रहा है। ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट उसी पे आती हूँ, इस वाले पॉइंट पे आ रही हूँ। ठीक है, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तो सपोज करो मम्मी की तरफ से जीन मिला, आई ही जीन मिला, पर उसके ऊपर लिखा था ए, ये ठीक है, और पापा की तरफ से मिला कि कोई एंटीजन नहीं बनेगा, तो वो आ गया स्मॉल आई या फिर आई ओ या आई नॉट। ठीक, अब तुम्हारे मन में जेन्युइन डाउट कि मैम एक्सप्रेस क्या होगा, तो सबसे पहले बताओ जीनोटाइप क्या है। यहां से आया आई ए, वहां से आया कोई एंटीजन नहीं बनेगा। अच्छा, तो वो कोई एंटीजन नहीं बनेगा वो खुद के लिए बोल रहा है कि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है एंटीजन बनाने की, पर जो सामने वाला पार्टी है उसके पास तो इंफॉर्मेशन है आई ए बनाने की, तो आई ए खुद तो बनाएगा ना, वो बोलेगा मैं अपना एक्सप्रेस करूंगा। तो मेरे अंदर इंफॉर्मेशन लिखी है कि ए ब्लड ग्रुप का एंटीजन कैसे बनाना है। अब पापा वाला जीन बोला है मेरे अंदर तो कुछ लिखा ही नहीं है कि क्या बनाना है, तो क्या बनाना है तुम कुछ मत बनाओ, मैं तो अपना बना ही रहा हूं, तो मैं अपना एक्सप्रेशन दूंगा। तो इस केस में ब्लड ग्रुप कौन सा बन गया? ए ब्लड ग्रुप बन गया। हुआ कुछ क्लियर? तो देख लो एक बार यही वाला टेबल तो ये क्या लिखा है? एलील फ्रॉम पेरेंट 1, एलील फ्रॉम पेरेंट 2। ठीक, पेरेंट 1 पेरेंट 2 बोलो, या एक मदर और फादर बोलो, या फीमेल एंड मेल बोलो, सब सही है। एलील क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप जीन तो वही आई जीन है, पर उसके पास हमारे पास क्या है? उस आई जीन के अल्टरनेटिव्स है। कितने अल्टरनेटिव्स है? 3। कौन कौन से? आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई या फिर आई नॉट। याद रखो, बहुत बार तुम्हारी बुक में एक जगह स्मॉल आई लिखा है, एक जगह कैपिटल आई और नॉट लिखा है, या आई ओ लिखा है, दोनों सही है, तीनों सही है। ठीक, अब देखो, तो मम्मी तरफ से मिला या एक पेरेंट की तरफ से मिला, चलो आई ए बनाए, पापा की तरफ से मिला, चलो आई ए बनाए, तो जीनोटाइप क्या बोलेंगे हम? इसको जीनोटाइप बोलेंगे, आई ए। तो दोनों ने खुद का एक्सप्रेशन दिया, तो ए ब्लड ग्रुप बन गया ए। ठीक है, देखो दोनों एक्सप्रेशन दे रहे कि तुम भी कुछ बोलो मैं भी कुछ बोलूं और फिनोटाइप बनाते हैं, तो ये बन गया फिनोटाइप। ठीक, चलो फिर आया मम्मी की तरफ से आई ए, पापा की तरफ से आया आई बी होना चाहिए, पापा की तरफ से आया क्या? आई बी। अब जीनोटाइप क्या हुआ? आई ए आई बी। ए ने बोला थोड़ा तुम कुछ बोलो, बी ने बोला थोड़ा तुम कुछ बोलो, तो दोनों मिलके कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन कर रहे हैं, तो बन गया क्या? ए बी। ठीक, अब देखो मम्मी की तरफ से आया आई ए, पापा की तरफ से आया, हम कुछ बोलेंगे नहीं क्योंकि हमारे अंदर इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि कौन सा एंटीजन बनाना है, कुछ नहीं लिखा है। तो दोनों का अगर मैं जीनोटाइप देखूंगी तो यहाँ आएगा आई ए और यहाँ कुछ नहीं, तो आई नॉट बोलो या स्मॉल आई बोलो। ठीक, तो दोनों ने बोला चलो अपना अपना एक्सप्रेशन दे, तो आई ने बोला मेरे पास तो कुछ स्मॉल आई ने बोला मेरे पास तो कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, तो कुछ है ही नहीं मेरे पास बोलने के लिए। तो आई ने बोला ठीक है तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, तुमको बोलना चाहिए था, पर तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि क्या बोलना है, चलो मैं ही बोल देता हूँ, तो मैं तो ए बनाऊंगा, तो बन गया ब्लड ग्रुप ए। ठीक, अच्छा अब वापस आई बी, मम्मी की तरफ से आई बी आया, पापा की तरफ से आई बी आया, बी हुआ आई बी जीनोटाइप, बन गया ब्लड ग्रुप क्या? सॉरी ये वाला ले लेते हैं। तो मम्मी की तरफ से बी आया, पापा की तरफ से ए आया, कॉम्बिनेशन हुआ आई बी और बन गया ए बी। मम्मी की तरफ से बी आया, पापा की तरफ से बी आया, दोनों तरफ से बी आया, तो फाइनली कौन सा ब्लड ग्रुप बन गया? बी। फिर उसके बाद मम्मी की तरफ से बी आया, भैया मम्मी पापा भी हो सकती है ना, तो मम्मी की तरफ से बी आया, पापा की तरफ से आया कि मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि कैसे एंटीजन बनाना है, तो आया स्मॉल आई बी आई स्मॉल आई और ब्लड ग्रुप क्या बन गया? बी। अब जो मैंने बोला था कि मम्मी की तरफ से भी आया,
क्या बोले, कुछ है ही नहीं बनाने के लिए। क्या, कैसा एंटीजन, कौन सा एंटीजन, कब का एंटीजन, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। पापा की तरफ से भी सेम आ गया, दोनों साथ में मिले तो उन्होंने बोला कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि एक्चुअली बनाना कौन सा एंटीजन है, कुछ पता ही नहीं हमको। तो स्मॉल आई ने बोला तुम कुछ बोलो, बोले कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, क्या बोले, कुछ कोई एंटीजन नहीं बनेगा। तो मम्मी की तरफ वाले ने बोला तुम कुछ बोलो, तो उन्होंने कुछ है ही नहीं बनाने के लिए, नो एंटीजन, या है तो नो एंटीजन तो बन गया ब्लड ग्रुप ओ। ये टेबल अपन को याद रखनी है। क्यों? क्योंकि ये कोडोमिनेंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सॉल्व करेगी, बट न्यूमेरिकल जितने भी क्वेश्चंस है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड सारे इसी से सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कोडोमिनेंस क्या है। इफ द टू इक्वली डोमिनेंट जीन आर प्रेजेंट टुगेदर, बोथ ऑफ देम विल बी इक्वली एक्सप्रेस। वही एग्जाम्पल कि अशोक ने बोला शुभम भाई थोड़ा तुम बोल लो, शुभम ने बोला अशोक भाई थोड़ा तुम बोल लो, दोनों मिलके बोलते हैं, जो रिजल्ट आएगा वो तो थोड़ा तुम बोल लो, तुम नहीं, थोड़ा तुम बोल लो, इक्वल एक्सप्रेशन हो गया। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस। एग्जाम्पल, एलील ऑफ ब्लड ग्रुप IA IB आर डोमिनेंट ओवर IO। देखो यहाँ पे IO बोलो, I0 बोलो या स्मॉल I बोलो, तीनों एक ही चीज है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। बट व्हेन बोथ द एलील आर प्रेजेंट टुगेदर, ठीक, both of them will equally express and form a phenotype AB। हुआ क्या क्लियर? तो चलो देख लेते हैं अब थर्ड पार्ट इसका जो है वो है क्या? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो देख लेते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब जो एक डोमिनेंट वाला है वो पूरी तरह रेसेसिव को रेसेसिव नहीं कर पा रहा है, मतलब सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो रिजल्ट ये हो रहा है कि दोनों का मिक्सचर हो रहा है, कि नया फिनोटाइप बन के आ रहा है। देखो जरा यहाँ पे पी जनरेशन यानी पेरेंटल जनरेशन, क्या खासियत रहती है कि एक टू ब्रीडिंग लाइन रहती है या फिर प्योर लाइन रहती है या फिर ट्रू ब्रीड रहती है। ठीक, अगर जीनोटिपिकली बात करूं तो क्या खासियत रहती है कि होमोजाइगस डोमिनेंट और रेसेसिव या फिर होमोजाइगस रेसेसिव। ठीक, दोनों जब मर्ज होते हैं गेमीट, अब क्या दोनों ही कैपिटल आर है तो आर देगा, दोनों ही स्मॉल आर है तो आर देगा। ठीक है, ये बताओ मेरे को इसका फिनोटाइप क्या है। ये रेड कलर का है और ये व्हाइट कलर का है। ठीक, अब देखो मेंडल लॉ के अकॉर्डिंग जब हाइब्रिड बना यानी कि फर्स्ट जनरेशन बनी, F1 जनरेशन बनी, फर्स्ट जनरेशन नहीं F1 जनरेशन बनी, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब क्रॉस बन के हेटेरोजाइगस कंडीशन आया तो होना ये चाहिए था मेंडल के अकॉर्डिंग कि सिंस कैपिटल आर और स्मॉल आर था तो कैपिटल आर को एक्सप्रेस करना चाहिए था, और ये जो फ्लावर है ये रेड कलर का होना चाहिए था बोल रही हूँ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कैपिटल आर ने कंप्लीटली स्मॉल आर को सप्रेस नहीं कर पाया। रिजल्ट ये हुआ कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुआ और एक नया फिनोटाइप उभर के सामने आया जो है पिंक कलर का। ठीक, अब जब इसने गेमेट्स दिए तो वही गेमेट्स तो वही उसी तरीके से दिए, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर इसकी सेल्फिंग की गई या फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन बोलो या फिर सेल्फ पॉलिनेशन बोलो, तीनों सही है। ठीक है, अब उसके बाद जो रेशो आया कैपिटल आर तो वो तो रेड आया, पर जैसे ही हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो जाता है डोमिनेंट, मतलब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, तो वो डोमिनेंट नहीं रह जाता, वो एक नया फिनोटाइप बनाने लगता है जो क्या है? पिंक कलर का। और फिर आखिरी में होमोजाइगस में तो मतलब होमोजाइगस रेसेसिव में तो वापस व्हाइट कलर आ ही रहा है। तो इसमें से याद क्या रखना है कि याद ये रखना है कि इसमें जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियोज क्या चल रहे हैं? एकदम बराबर चल रहे हैं, मतलब 1:2:1 फिनोटाइप भी है, दैट इज रेड इज टू पिंक इज टू व्हाइट, और जीनोटाइप भी वैसे ही है, होमोजाइगस डोमिनेंट इज टू हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। अब कहने को तो वो डोमिनेंट रहा नहीं, पर अगर हमें फिनोटाइप बोलना है तो हम वही बोलेंगे कि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट इज टू होमोजाइगस रेसेसिव। हुआ क्या क्लियर? तो देख लेते हैं, व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन टू कैरेक्टर ऑफ व्हिच नन ऑफ देम इज कंप्लीटली डोमिनेंट, देन एन इंटरमीडिएट बोलो या हाइब्रिड, है ना, कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, नया फिनोटाइप भी उभर के आ रहा है इन द प्रोजेनी। Example, when a cross is made between red flower and white flower in snapdragon flower, an intermediate pink color appears in the progeny। हुआ क्लियर इतना? चलो, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे होता है खत्म, और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। देख लेते हैं, वो हाइब्रिड हेटेरोजाइगस, ठीक है, डाई हाइब्रिड है, हाइब्रिड नहीं, डाई हाइब्रिड मतलब दो कैरेक्टर पढ़ रहे हैं। ठीक, क्लियर हो गया। हेटेरोजाइगस, अब देखो वही मैं बोल रही हूँ कि उन्होंने क्या दे दिया है? कंडीशंस दे दिए। वो बोल रहे हैं
कि हेटेरोजाइगस है। अब हेटेरोजाइगस को ही लिखने का दूसरा तरीका होता है कि वो हाइब्रिड भी बोल देते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो बेसिकली हाइब्रिड मतलब यहाँ जीनोटाइप के लिए रेफर कर रहे हैं, या फिर हेटेरोजाइगस भी जीनोटाइप के लिए रेफर कर रहे हैं। टॉल, अब हेटेरोजाइगस टॉल कैसे होता है देखो, लिखते चलो, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको हम बोलेंगे हेटेरोजाइगस टॉल, ठीक। एंड येलो पी प्लांट, अब येलो होता है और इसका स्मॉल वाई होता है, पर यह रहता फिर भी येलो ही है, पी प्लांट, ठीक है। अब ये क्या है, हेटेरोजाइगस है, तो डाई हाइब्रिड, अब डाई हाइब्रिड मतलब दोनों को एक साथ, तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये हुआ जीनोटाइप, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया, आगे पढ़ते हैं। ओके, was crossed with डबल रेसेसिव प्लांट, डबल रेसेसिव प्लांट यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल को डबल रेसेसिव मतलब दोनों रेसेसिव रहेंगे, दोनों कैरेक्टर्स रेसेसिव रहेंगे, मतलब स्मॉल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई। देखो इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ऑलरेडी एक किया था कि ऐसा कोई क्रॉस जिसमें एक हेटेरोजाइगस हो या फिर होमोजाइगस हो, ये कुछ भी हो सकता है, पर क्रॉस उसके साथ कैसा किया जा रहा है, एक डबल रेसेसिव या सिर्फ रेसेसिव के साथ कराया जा रहा है, तो बेसिकली उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, जो कि हम यूज करते हैं पता लगाने के लिए एक अननोन जीनोटाइप, ठीक है। वही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ही पैटर्न था, सेम वही पैटर्न यूज कर रहे हैं, पर वहां पे ये कंडीशंस उन्होंने चेंज कर दी थी, ठीक है। आगे, वर्क आउट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी, बस अब वर्कआउट करना है, तो सबसे पहले अपन पैरेलल देखना शुरू कर देते, तो क्या बोला है उन्होंने, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ठीक है। देख लेते हैं, ये सब हटा देते हैं, ये हो चुका है इसका काम। ओके, तो उन्होंने बोला कि डाई हाइब्रिड क्रॉस है, मतलब दो कैरेक्टर, उसमें एक हेटेरोजाइगस है टॉल, तो ये हो गया हेटेरोजाइगस टॉल, और है हेटेरोजाइगस येलो, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमें पता है कि टॉल का जो ऑपोजिट रहता है रेसेसिव वाला वो डॉर्फ रहता है, और येलो का जो ऑपोजिट या रेसेसिव वाला वो ग्रीन होता है, ठीक है। उसको क्रॉस कराया गया दोनों के लिए जो थे बोथ रेसेसिव थे, बोथ रेसेसिव थे मतलब स्मॉल टी स्मॉल वाई, तो इतना पता चल गया कि किस टाइप का क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस क्यों यूज करते हैं, ताकि ये पता लगा सके कि इसके साथ जो क्रॉस हो रहा है ये एक अननोन जीनोटाइप है, सपोज करो पता लगाना है अपन को, तो हम ये क्रॉस लगाएंगे, इसके जो ऑफस्प्रिंग आएंगे मतलब जो प्रोजेनी आएगी उसका फिनोटाइप देख के हम इसका जीनोटाइप को प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक। तो एक अननोन जीनोटाइप को पता लगाने के लिए एक ऐसा क्रॉस जहां पे अननोन जीनोटाइप का क्रॉस किया जाता है किसके साथ, एक होमोजाइगस रेसेसिव के साथ, और जो प्रोजेनी आएगी उसके रिजल्ट को देख के हम बताएंगे कि जो जीनोटाइप था वो क्या था, तो उसको हम एक टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, ठीक। ये हुआ पहला पार्ट। दूसरा पार्ट उन्होंने पूछा था कि इसका पूरा वर्कआउट करो, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ले लेते हैं फिनोटाइप क्या है, तो अभी उन्होंने खुद ही बोल दिया हेटेरोजाइगस है दोनों, बोथ हेटेरोजाइगस है, मैं भी सिर्फ बोथ लिख रही हूँ, ठीक है। अच्छा, हेटेरोजाइगस नहीं, ये फिनोटाइप नहीं रहेगा, ये रहेगा जीनोटाइप। फिनोटाइप तो दिखेगा, है ना, ओके। ये रहेगा जीनोटाइप, और फिनोटाइप क्या रहेगा देख लेते हैं, तो ये रहेगा टॉल एंड येलो। बहुत बढ़िया, चलो यहाँ बताओ, ये पूरा का पूरा ही होमोजाइगस है, ठीक है, होमोजाइगस है, दोनों ही बोथ ही होमोजाइगस है। और फिनोटाइप, अब टॉल का ऑपोजिट रहता है डॉर्फ और येलो का ऑपोजिट ग्रीन, ऑपोजिट नहीं बोलेंगे हम, रेसेसिव वाला बोलेंगे। चलो अब गैमीट्स बताओ, जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हर चीज में, ये निकालना आ गया, सब कुछ हो गया। तो मैंने बताया था एक तरीका, क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से स्मॉल टी को दबा देंगे, ठीक है। तो पहले तो लिख लो भैया कैपिटल टी, अब यहाँ को इसको भी सप्रेस कर दो, तो क्या दिख रहा है, कैपिटल टी और कैपिटल वाई, लिख लो। अब कैपिटल वाई को सप्रेस कर दो, तो क्या दिख रहा है, कैपिटल टी और स्मॉल वाई, लिख लो। अब कैपिटल टी को सप्रेस कर दो तो स्मॉल टी और कैपिटल वाई, ठीक है, लिख लो। और अब कैपिटल वाई को सप्रेस कर दो तो स्मॉल वाई और स्मॉल टी और स्मॉल वाई दिख रहा है, ठीक। यहाँ पे आओ तो ये तो दोनों एक ही जैसे, तो स्मॉल टी और स्मॉल वाई, ये हो गए गैमीट्स। ये स्टेप सबसे क्रूशियल है, ये आ गई तो सब आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं बचा है, पनेट स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो पनेट स्क्वायर हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल वाई लिख रही हूँ। अभी गैमीट्स में थोड़े हटा रही हूँ ताकि सॉल्व हो सके, यहाँ भी दिख सके तुमको, ठीक है। ये गैमीट्स हटा रही हूँ, गैमीट्स डायरेक्ट मैं यही लिख देती हूँ। तो ये रहा स्मॉल टी स्मॉल वाई, और ये हमारे जो चार गैमीट्स आए थे, कैपिटल टी कैपिटल वाई
कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल टी स्मॉल वाई। ठीक, अब मुझे बताओ वापस, कैपिटल स्मॉल में कैपिटल सबसे पहले लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अच्छा जल्दी बताओ इसको, अगर मैं जीनोटाइप बोलूं तो मैं क्या बोलूंगी, हेट्रोजाइगस है दोनों, और फिनोटाइप बोलूंगी तो यही है, टॉल एंड येलो। ठीक, चलो आगे वापस, कैपिटल टी स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अगर जीनोटाइप बोलूं तो एक है हेट्रोजाइगस, एक है होमोजाइगस। ठीक, या रेसेसिव। ठीक है, ज्यादा करेक्ट है वर्ड रेसेसिव बोलना। अच्छा, तो इसमें अगर मैं बोलूं तो ये तो टॉल है, पर ये हो गया ग्रीन। ठीक, चलो आगे मूव करते हैं, स्मॉल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये स्मॉल टी है तो डॉर्फ हो गया और येलो हो गया। अच्छा, जीनोटाइप की बात करें तो एक तो अभी भी, अरे ये तो मिट ही गया, एक क्या है, एक अभी भी हमारा होमोजाइगस रेसेसिव है। ठीक है, और एक है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। चलो आखिरी वाला देख लेते हैं, तो वापस स्मॉल टी स्मॉल वाई, तो ये रहेगा डॉर्फ एंड ग्रीन। ठीक है, तो अब अगर रेशो देखो तो क्या है, 1:1:1:1, या फिर 25-25-25%, या फिर जितने भी जीनोटाइप्स है, जितने भी फिनोटाइप्स हैं, सबका रेशो क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। तो ये ऐसी कंडीशन कब होती है कि जब फिनोटिपिक रेशो एक डायहाइब्रिड क्रॉस में सेम रहे, या डायहाइब्रिड नहीं, एक ऐसा क्रॉस जिसमें जो ऑफस्प्रिंग आ रहा है, अगर उस ऑफस्प्रिंग के सारे जो फिनोटाइप्स है उनका नंबर सेम आ रहा है, तो हम ये कंक्लूड करेंगे कि पक्का नंबर सेम तब आएगा जब जो अननोन जीनोटाइप रहेगा वो कैसा रहेगा नेचर में, हेटेरोजाइगस। अगर फिनोटाइप एक ही आया, मतलब देखो यहाँ फिनोटाइप तुम्हें 4 दिख रहे, 1 2 3 4, और सबके एक एक ही मेंबर है ना। अगर 4 ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं और चारों ऑफस्प्रिंग का एक ही फिनोटाइप बन रहा है, तो ये समझ जाना कि ये जो अननोन जीनोटाइप था वो कैसा था, होमोजाइगस था नेचर में। तो ये अपन को याद रखना है। तो हमने सॉल्व तो कर लिया, तो यही पूछा था उन्होंने, देखो जरा, वर्क आउट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ द प्रोजेनी, हो गया। What principle of Mendel is illustrated through result of this cross? तो एक ही प्रिंसिपल है डायहाइब्रिड का, जल्दी बताओ कौन सा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बस चलो देख लेते हैं आंसर। वही किया उन्होंने गैमीट्स निकाले, इसका तो एक जैसे गैमीट्स है, रेशो क्या है, फिनोटाइपिक रेशो 1:1:1:1, और ये तब पॉसिबल है कि जितने टाइप के फिनोटाइप है उतने टाइप के ऑफस्प्रिंग प्रेजेंट है, जब जो जीनोटाइप हो वो कैसा हो, हेट्रोजाइगस हो नेचर में। और ये किसका एग्जाम्पल है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। तो देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू विच इन द इनहेरिटेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, द फैक्टर ऑफ ईच पेयर ऑफ कैरेक्टर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द फैक्टर ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। मतलब लेमैन में अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो प्लांट नहीं, सीड के शेप को नहीं, सीड का शेप नहीं, प्लांट के हाइट को सीड के कलर से कोई लेना देना नहीं, सब इंडिपेंडेंटली क्या होंगे, असॉर्ट होंगे। पर हमको पता है लिंकेज वाली थ्योरी में थोड़ा कंसेप्ट मॉडिफाई हो गया, चेंज हो गया, इसीलिए वापस बार बार बोल रही हूँ। इसीलिए अगर किसी ने पूछा कि बताओ कौन सा मेंडल का लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, तो कौन सा आएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस भी नहीं, क्योंकि उसके कुछ एक्सेप्शन है, वो है को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी नहीं, क्योंकि लिंकेज में वो थ्योरी थोड़ी डिसअप्रूव या डिसएग्री होती है। ठीक है, और यहाँ पे खत्म होता है तुम्हारा वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो क्या करेंगे, हम वेबसाइट पे जाएंगे, जो भी कुछ लेक्चर्स बच गए हैं, कुछ एक्सप्लेनेशन बच गया है इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई भी दूसरे चैप्टर से रिलेटेड या कोई दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो टाइप करेंगे गूगल में www.magnetbrains.com। जैसे ही एंटर दबाएंगे, जो सबसे पहले चीज़ फ्लैश होगी, जो सबसे पहले लिंक फ्लैश होगी, बस उसी पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे ये होम पेज आएगा, और देख सकते हो कि मैग्नेट ब्रेन एक कैसा प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जो फ्री एजुकेशन देता है, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक, इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में, यूपी बोर्ड के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए जिसमें आईआईटी है, जेई है, सीयूईटी है, नीट है, उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद भी जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, और स्कूल के टाइम पे रहते रहते जो ओलंपियाड्स देते हो,
उन सब की तैयारी ये प्लेटफॉर्म कराता है। तो बस कुछ नहीं करना है, सिंपली जाना है प्लेटफॉर्म पे। क्या करेंगे, हम अपनी क्लास को सिलेक्ट करेंगे, जो भी हम कोर्स में एनरोल है या जो भी कोर्स हम पढ़ रहे हैं अपनी क्लास को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही क्लास सिलेक्ट करोगे, जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है, जितने भी एडुकेटर्स टीचर्स तुम्हें पढ़ा रहे, सारे फ्लैश होने लगेंगे। बस कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है और क्या करना है, वॉच नाउ करना है। उसके बाद जैसे ही वॉच नाउ करोगे तो अंदर पूरी प्रॉपर प्लेलिस्ट आ जाएगी, ठीक है, कि कौन सा टॉपिक में कितने सब टॉपिक्स, क्या 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 सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, सारी चीज़ें उसमें दिख जाएंगी। यूट्यूब पे ढूंढने में थोड़ी तकलीफ होती है पर यूट्यूब पे मिल जाता है, पर यूट्यूब पे जो प्रीमियर हो रहा है वो मिल जाता है ना। अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा एक साथ बहुत सारी चीज़ें देखनी है, नहीं मिल रहा है, तो वेबसाइट सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। बस वहाँ पे जाना है सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस कुछ नहीं करना है, पढ़ना है, सुनना है, याद करना है। जो भी आज पढ़ रहे हो प्लीज आज के आज ही उसके नोट्स बना लो, आज के आज ही उसको याद कर लो और खत्म करो। कल के लिए मत बचाओ कि आज हम सिर्फ वीडियो देखेंगे कल पढ़ेंगे, ऐसा मत करो, बिल्कुल मत करो, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक बने रहना है मेरे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तब तक बने रहो और पढ़ते रहो।